ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। नजरें रहेंगी आज के आखिरी 1.5 घंटे के ट्रेड पर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी, 17,000 के ऊपर आया निफ्टी। रिलायंस, इन्फोसिस, ITC भर रहे हैं दम बढ़ने की कोशिश, हालांकि मिड कैप नहीं दे रहे हैं साथ। अमेरिकी बैंकिंग संकट के बीच राहत भरी खबर, अब मुश्किल में डूबे सिलिकॉन वैली बैंक को फर्स्ट सिटीजन बैंक ने खरीदा। SVB के सभी डिपॉजिट्स और लोन्स भी फर्स्ट सिटीजन बैंक ने लिए। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ने से फार्मा और डायग्नोस्टिक शेयर्स में तेजी। ल्यूपिन, स्ट्राइड्स और ग्लेनमार्क फार्मा में 4% तक तेजी। विजय डायग्नोस्टिक 8% से ज़्यादा चढ़ा। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल भी 3% ऊपर। और अप्रैल पॉलिसी में कर्ज महंगा होने की आशंका से आज रियल्टी काउंटर्स में फिर दिखा दबाव। गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया बुल्स, सनटेक, शोभा सभी 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर। लोढ़ा प्रॉपर्टी के शेयर भी दबाव में। चलिए शुरुआत करते हैं फिर कमाई का अड्डा की। मैं अनुज, मेरे साथ हर्षिता और दिल्ली से जुड़ेंगे वीरू, और अगले 1.5 घंटे में आपके लिए स्ट्रैटेजीज और मार्केट पर रणनीति सब लेकर आएंगे। एक बार लेकिन मार्केट का एक बेसिक चेक ले लेते हैं। एक चीज़ जो बहुत क्लियर है आज कि इंडेक्स जो है वो आपको शायद सही पिक्चर नहीं दिखा रहा है। निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर इस समय, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आज ज़बरदस्त पेन है। NSE का एडवांस डिक्लाइन देखिए एक बार, बहुत ख़राब, और करीब 1:4 का एडवांस डिक्लाइन। इवन मिड कैप इंडेक्स भी गिरा नहीं है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में पेन है। ये देखिए एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन आपके सामने, सिर्फ 700 एडवांसिंग स्टॉक्स और 2257 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। तो एक क्लियर कट, एक जिसे कहते हैं टिपिकल मार्केट जिसको रिटेल हेट करता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो वहीं का वहीं है या नीचे गिर रहा है। आज उसी टाइप की मार्केट। इनफैक्ट निफ्टी NSE के टॉप 20 में से सिर्फ 4 शेयर्स ग्रीन में है, बाकी सारे रेड पर। और अगर आप एक निफ्टी में तेज़ी देखें तो आउट एंड आउट सिर्फ रिलायंस की वजह से, अदरवाइज मतलब हर्षदा थोड़ा सा जो मामला है गड़बड़ है। मतलब आज टिपिकल डे, आप हेडलाइन में लिखेंगे कि मार्केट में शानदार रिकवरी, लेकिन रिटेल से पूछिए वो आपको बताएगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स देखें, इंडेक्स में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, और इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं जहां पर हमने देखा है क्लियरली वो प्रेशर बनता हुआ। लेकिन अनुज, आप देखिए एक चीज़ साफ है कि जो मार्केट का हाई था वो हर ट्रेडिंग सेशन में 100 पॉइंट नीचे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये संकेत दे रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर लोग ऊब गए हैं इस पर्टिकुलर छोटे दायरे में ट्रेड के लिहाज से। कंस्टिंग फिर से अब 17,040 के आसपास के चक्कर काट रहे हैं। ट्रेडर्स के लिए अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, फिर टॉल कोई ट्रेड लेना और एक्सपायरी के लिए कोई प्ले कर रहा है? देखिए मेरा व्यू तो बहुत सिंपल रहा, सुबह भी था कि 17,050 से 17,150 160 अगर आपको मिलता है तो आपको बेचना है इस मार्केट में, और 17,225 का एक स्टॉप लॉस रखना है। मार्केट तब तक इंप्रूव नहीं होगा जब तक कि एडवांस डिक्लाइन नहीं इंप्रूव होता। आज वैसे दोनों स्ट्रेटजीज वर्क की हैं, सेल ऑन रैली और बाय ऑन डिप्स दोनों। और मैं 17,000 की कॉल और पुट दोनों देख रहा था, क्योंकि एक्सपायरी अब परसों है, एक दिन पहले हो रही है एक्सपायरी, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है इसके लिए। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही थी कि 17,000 की कॉल और पुट अगर आप दोनों देखेंगे तो 17,000 की कॉल का प्रीमियम करीब 124 रुपये, पुट का प्रीमियम करीब 60 रुपये। दोनों का आप कंबाइन कर दीजिए, करीब 180 रुपये आपके पास आएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो ये ऑप्शन राइटर है जो 17,000 की कॉल और पुट दोनों बेच रहा है, उसका पेन पॉइंट क्या है? 16,820 से लेके 17,180। अब ये एक्सपायरी की रेंज है, अब ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी रेंज है, 16,820 से 17,180। इसको आपको कैसे प्ले करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक और चीज़ जो मैं रिविजिट करूंगा, एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद वो आपको काफ़ी हद तक एक पिक्चर समझाएगा कि आज मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या है। और उस कंट्रीब्यूशन प्लेट में सबसे ऊपर रिलायंस, देखिए 98 में से 35 पॉइंट सिर्फ रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 40% रैली का ऑलमोस्ट देयर अबाउट रिलायंस की तरफ से आ रहा है। तो एक नैरो रैली है आज की हर्षता। स्ट्रैटेजी फिर वही रहेगी मेरे ख्याल से, रैलीज का फेल होने का वेट करें
और उस पर फिर शॉर्ट ट्रेड लें और 17,225 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 17,225 अगर क्रॉस होगा ना तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी अभी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। मेरा बेस केस अभी भी ये है कि मार्केट 16,800 तोड़ेगा एक बार। अब वो इसी सीरीज में तोड़ दे, अगली सीरीज में तोड़े, या मई तक का वेट करे, ये कहना टफ होगा, लेकिन चांसेस तो हैं 16,800 टूटने के। जी हाँ, वो इनफैक्ट एक पेन पॉइंट। और निफ्टी बैंक फिर अगर वो निफ्टी 16,800 जा रहा है तो निफ्टी बैंक कितना टूटेगा, क्योंकि वहां से भी कोई ज्यादा सपोर्ट है नहीं अनुज। देखिए, मैं और वीरू एक्चुअली अक्सर बात करते रहते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में बोलें क्या। और आज एक बहुत अच्छी मेल आई थी, एक सर्वे आया है जिसमें ये आया है कि करीब करीब 45 या 46% मुंबईकर जॉब में स्लीपी फील करते हैं। मुझे लग रहा है वो सारे बैंक निफ्टी ट्रेडर्स होंगे। और एक्चुअली अब हाल का ये सर्वे तो सारे मार्केट ट्रेडर्स होंगे। सारे मार्केट ट्रेडर्स होंगे जो ये स्लीपी फील कर रहे होंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, 300 पॉइंट की रेंज है, और मतलब बड़ा रेंज तो 39,000 40,000 है, लेकिन उसको कोई प्ले नहीं कर सकता। 39, 300, 700 अगर आप खेल सकते हैं उस रेंज को तो खेल लीजिए, वरना मतलब देखिए इस मार्केट में हर्षदा आप पैसा नहीं बना सकते। बहुत सिंपल है, मतलब ये एक कहते हैं ना, एक हाइंडसाइट इज 20/20। वो दिन खत्म हो जाने के बाद आप एनालाइज कर लीजिए कि यहाँ मैंने बेचा होता, यहाँ खरीदा होता तो काम चल जाता। लाइव मार्केट में, ऐसी मार्केट में कोई पैसा नहीं बना सकता। डिफिकल्ट मार्केट इनफैक्ट बनता हुआ बहुत ही छोटे दायरे में ट्रेड दिखा रहा है, थकाने वाला मार्केट है राधा। वीरू, आफ्टरनून बताइए, अब स्टॉक स्पेसिफिकली RIL ही होगा जो रेडार पर है। हर्षदा भी मैं गुड आफ्टरनून हर्षदा, अनुज। अभी मैं नीरज जी से हंसी मजाक में ये बात कर रहा था कि बाजार का हाल ठीक वैसा ही है जैसे दिल्ली का मौसम इस बरसात के बाद। एक शख्स ने स्वेटर पहन रखा है, एक टी-शर्ट में है, एक कंबल में है, एक पंखा चला के बैठा हुआ है। इतने डाइवर्जेंस हैं, आप यकीन मानिए, इतने डाइवर्जेंस हैं। और जहाँ तक ओआईडी का सवाल है, आप यकीन मानिए सिर्फ फार्मा, एक क्लियर मैंडेट सिर्फ फार्मा दे रहा है, जिसमें एक बहुत सब्सटेंशियल बाइंग है, और इसने सडनली पूरे फार्मा के जो रोलोवर्स हैं उसको पिकअप कर दिया है। मैं रोलोवर की फिगर्स तो यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा हर्षदा, लेकिन अगर आप ओआई बिल्डअप को देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ एक्टर साहब एक एक करके फार्मा के स्टॉक्स लेके आइएगा जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। सबसे ऊपर रखिएगा यहाँ पे ल्यूपिन में बहुत स्ट्रॉन्ग ओएडिशन, और एक ल्यूपिन, उसके बाद बायोकॉन। सडनली यहाँ पे शॉर्ट्स काफ़ी कवर हुए हैं, पूरी सीरीज में याद रखिएगा काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप था। यहाँ पे आज करीब करीब 25% बिल्डअप है। उसके बाद टोरेंट फार्मा, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप, और उसके बाद ग्लेनमार्क फार्मा, और साथ ही साथ एक स्टॉक और ऑरबिंदो फार्मा। ऑरबिंदो फार्मा ने आज सितंबर 2021 के बाद फर्स्ट टाइम अपने 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज को पार किया। तो ये 4-5 कड़ी फार्मा की बहुत स्ट्रॉन्ग, और इवन एक स्टॉक और सिप्ला अपने एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन से आज कुछ लोअर जो लॉन्ग्स है वो विटनेस कर रहा है। तो ये तो हो गया फार्मा। एक रिलायंस जो कि 2200 की रेंज को डिफेंड करता हुआ, यहाँ पे कुछ लॉन्ग्स विजिबल हैं। यहाँ पर आज थोड़े बहुत शॉर्ट सुबह सुबह इनिशियली कवर हुए थे। एक आईटीसी और एक इन्फोसिस, ये 3 स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ फार्मा जो कि थोड़ा सा स्टेबल कर रहे हैं निफ्टी को। अदरवाइज अगर मैं बैंक्स को देखूं हर्षदा, कोई कन्विक्शन किसी भी स्टॉक पे नहीं है। इनफैक्ट एसबीआई ने आज अपना फरवरी 1 का लो रिविजिट किया। बैंक्स में अभी भी हायर लेवल पे शॉर्टिंग विजिबल है हर्षदा। ठीक है, और एक्चुअली आज डिफेंसिव्स की बारी है, पर स्पेशली फार्मा काउंटर्स जो आज आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रेंडिंग काउंटर्स में आप देखिए, क्योंकि मार्केट लार्जली साइडवेज तो हल्के से नेगेटिव टिक के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो काउंटर्स जो मार्केट पर ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं आज के सत्र में। तो आप देखेंगे IEX, जिसका सुबह में भी जिक्र हो रहा था, 4.5% नीचे अब ट्रेड करता हुआ। मनप्पुरम फाइनेंस में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट। पावर कंपनियों में आज खासा प्रेशर है, चाहे वो टोरेंट पावर हो या फिर टाटा पावर हो। यहाँ पर आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी थी, लेकिन जैसे जैसे हम समर्स में उतर रहे हैं, इन स्टॉक्स में अब मुनाफा वसूली आना शुरू हो गई है। तेजी की तरफ के ट्रेड्स तो क्लियरली फार्मा कंपनियां, जिनका जिक्र वीरू भी कर रहे थे, तो इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड और हर डिफरेंट टाइप की कंपनी में हमने देखा है आज तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो इफ एट ऑल अगर कुछ खरीदारी के अंश देखने को मिले हैं वो फार्मा कंपनियों में, डिफेंसिव काउंटर्स में। साथ ही आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि यही एक पॉकेट है जहाँ पर थोड़ा सा रेजिलियंस देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि सारे डिफेंसिव्स भाग रहे हैं, चाहे वो FMCG हो या फिर टेक्नोलॉजी हो। बहुत ही सीमित ट्रेड्स देखने को मिले हैं आज के लिए। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। शरद अवस्थी से ऑफकोर्स फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेंगे, प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष भैती, शिल्पा रावत, अमित सेठ, ये सब देंगे आपको टेक्निकल ट्रेड्स।
क्या चल रहा है पर भी हमारी नजरें रहेंगी। फिर 4 का चौका में शिल्पा राउत बताएंगे आपको सस्ता ऑप्शन। एफनो का सुपरस्टार लेंगे मानस से। चार्ट का चमत्कार अमित सेठ देंगे। मिड कैप फंडा शरद अवस्थी देंगे। 2:50 पर हमारे साथ होंगे क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO अनिरुद्ध सरकार और साथ ही साथ डीलिंग रूम का भी जायजा लिया जाएगा। चलिए फिर एक काम करते हैं, कॉल से ना शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट इस समय डे हाई पर ऑलमोस्ट एटलीस्ट निफ्टी में 17,040 और काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन रिलायंस, लेकिन उसके अलावा TCS डे हाई पर और वो भी मार्केट की अच्छी खासी हेल्प करता हुआ। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड होगा आपका इस समय? मेरे ख्याल से टोरेंट फार्मा पर ध्यान देना चाहिए। गुड आफ्टरनून टू यू। लगता है यहाँ पर एक अप मूव मिलना चाहिए। सेफ्टी मार्जिन भी हाई है, स्ट्रक्चर भी ठीक है टेक्निकली, और लगता है डिफेंसिव पे है। 1544 पे ट्रेड कर रहा है, 1560 का टारगेट है। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1535 टोरेंट फार्मा। यस, बाय। ओके, टोरेंट फार्मा, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, याद रखिएगा फार्मा में सुपर ओ एडिशन 1543 पे प्रकाश सर की इट्स अ लॉन्ग कॉल, 1.69% अप। शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिल्पा, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? जी, क्योंकि फार्मा की हम बात कर रहे हैं तो मेरा ध्यान अभी सिंजिन में जा रहा है। सिंजिन अगर आप देखेंगे तो जस्ट उसने एक अच्छा ब्रेकआउट अभी अटेम्प्ट किया है अब 580। ये होल्ड करता है तो आपको 595 भी देखने को बहुत इजीली मिलेंगे। तो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे आपका 575 एंड टारगेट ऑफ 595। फिलहाल शिल्पा की तरफ से एक ट्रेड आपके लिए सिंजीन में आता हुआ। मानस, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड रहेगा और अशोक लेलैंड पे बिकवाली करनी है। टाटा मोटर्स देख लीजिए, अशोक लेलैंड, दोनों स्टॉक 4 से वीक लग रहे हैं, लेकिन मेरा पिक अशोक लेलैंड है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बीच हुआ है 135.50। ये एक सपोर्ट था कैश लेवल्स पे, तो वो लेवल्स ब्रीच हुए हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी आप अशोक लेलैंड में बिकवाली कर सकते हैं। 137.50 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ 130 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। अप्रैल वाला 135 का पुट ऑप्शन ठीक से लिक्विड है, 4 रुपए का भाव चल रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी है 7 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, आशीष बहेती जी, आपका क्या ट्रेड लेंगे इस समय? जी अनुज जी, एक्साइड इंडस्ट्रीज में एक सेल कॉल रहेगा। जिस हिसाब से एक्साइड में ब्रेकडाउन देखने मिला और स्टॉक अपने 200 डेमा के पास आ चुका है और उसका एक ब्रेकडाउन अब देने का अटेम्प्ट कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से गिरावट और देखने मिल सकती है। तो 168 के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 175 का। एक्साइड पर भी एक सेल कॉल। अगर ऑटो दिग्गज टूट रहे हैं तो एक्साइड जैसे ट्रेड्स में भी दबाव आता हुआ दिखाई देगा। जो एंसिलरी प्ले है तो यहाँ पर 1.5% का नुकसान और शॉर्ट करने का मौका। शरद, आफ्टरनून, बताइए आपने क्या ट्रेड चुना है? मुझे लगता है रिलायंस काफी बढ़िया है इन वैल्यूएशंस पे। रिटेल बिजनेस और टेलीकॉम बिजनेस में या ब्रॉडबैंड एडिशंस में हमें लगता है लॉन्ग टर्म में और ट्रिगर्स आ सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी वाली स्पेस से कुछ एडिशनल ट्रिगर्स निकल के आ सकते हैं। बेस बिजनेस में GRMs में ऑलरेडी हमने थोड़ी इंप्रूवमेंट देखी है, जिसका इफेक्ट आपको एमसीज में भी दिखेगा और रिलायंस में भी ऑब्वियसली दिखेगा। तो हमें लगता है SOTP के हिसाब से 2950 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से रिलायंस एक काफी बढ़िया बेट है। ओके, शरद जी का बाय कॉल है रिलायंस। याद रखिएगा, इट्स अ बाय कॉल ऑन रिलायंस। और इस चैनल जिस पे आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कमाई का अड्डा, इसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। तो एक बात कहने की है यहाँ पर कि कोई भी एक इन्वेस्टमेंट कॉल हो, ट्रेड कॉल हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की कॉल हो, अपनी एक निजी राय वित्त सलाहकार की जरूर इंक्लूड करें। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। मीनवाइल लेके आइए आप एक बार बजाज फाइनेंस। इस वक्त का सबसे, अगर आप देखिए पेन में अगर कोई स्टॉक है तो वो है बजाज फाइनेंस। दरअसल ये इस वक्त अब 21 मार्च के ग्रीन कैंडल के लो को वॉलेट कर रहा है। मानस, कल प्रेशर, आज प्रेशर, एंड इट्स अ क्लासिकल 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल जो कि बना था 23 मार्च को। मानस, यहाँ पे 5500 की पुट को लेकर आपके थॉट्स क्या हैं? मेरे ख्याल से भी 2 सेशन बाकी है, बट स्टिल आप शॉर्ट रोल ओवर्स को देखिए, 42% रोल ओवर्स हो चुके हैं यहाँ पर। आपका टेक मानस, क्या 5500 की पुट रखिएगा नेक्स्ट मंथ की, अप्रैल की? आपके थॉट्स मानस इस पर? तो देखिए, ट्रेंड तो डेफिनेटली वीक है और मैंने इस पे काफी बार बेरिश व्यू दिया। मेरा समझना है कि 5250 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। शायद करंट लेवल से भी 300 350 पॉइंट का गिरावट आपको देखने को मिल सकती है बजाज फाइनेंस में।
थोड़ा सा मुश्किल है एक्चुअली, स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मेरे हिसाब से पुट ऑप्शन में ही ट्रेड लेना चाहिए, और बजाज फाइनेंस का जो अप्रैल का 5500 का पुट ऑप्शन आपने जो निकाला था, बिल्कुल सही ऑप्शन है, वहीं पर खरीदारी करेंगे। 122 रुपए का भाव चल रहा है, उस ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 90 रुपए के नीचे लगाएंगे, और करीब करीब 175 से 200 रुपए तक की रेंज आपको रखनी है टारगेट के लिए। तो बजाज फाइनेंस का अप्रैल का 5500 का पुट ऑप्शन लेना है 90 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, बजाज फाइनेंस अप्रैल 155 का, सॉरी ये 5500 का पुट ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 120-160 के आसपास। अच्छा, जो शरद जी से एक दो सवाल पूछता हूँ मैं यहाँ पे। शरद जी, एक बार HUL को देखिएगा, HL को माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। इसने हाई क्रिएट किया, ऑल टाइम हाई, अभी मतलब मार्च के महीने में 10 मार्च को इसका क्रिएट था ऑल टाइम हाई 2915। वहाँ से करीब करीब 10% रिट्रेसमेंट के बाद आज थोड़ी सी बाइंग नज़र आ रही है। इसके उलट अगर आप BEL को देखिए, एक BEL एक और स्ट्रक्चर जो कि कोलैप्स होने के लगभग मोड में है, वर्सेस आई थिंक ऑल टाइम हाई ऑफ 114 अभी 92.35 पे ट्रेड कर रहा है। डिफेंस में ये जो डिप आया है, इसमें से आप किसको बाय करना चाहेंगे, एंड स्पेशली योर टेक ऑन HL? देखिए, हाल BEL आप कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको एक चीज क्लैरिटी रखनी होगी कि डिफेंस में जो लंपीनेस है ऑर्डर बुक की, वो हमेशा रहेगी, और थोड़ा आपको लंबा नजरिया रखना पड़ेगा। बहुत सारी प्रोजेक्शंस जो अभी हमारे पास अवेलेबल हैं या जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो नंबर्स एक स्टैटिक व्यू लेके चलते हैं। इतना बड़ा जो अपसाइड इसमें निकल के आने वाला है ऑफसेट क्लॉज वगैरह की वजह से और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, और सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट से पोटेंशियल निकल के आ रहा है, वो अभी भी वो कैप्चर नहीं करता है। तो वैल्यूएशन और ग्रोथ के मिक्स के हिसाब से आपको लेना है, तो मुझे लगता है भारत डायनामिक्स एक बढ़िया बेट होगा। अगर आप वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से खोज रहे हैं, बड़ी कंपनी खोज रहे हैं, तो HAL मच बेटर बेट है। BEL को भी फायदा होना चाहिए, और जो आपका मजगांव डॉक या गार्डन रिच शिप बिल्डर्स हैं, ये सब स्टॉक, कोचिन शिपयार्ड है, ये सब स्टॉक्स में भी। बट आपको थोड़ा सा अपना जो नजरिया है वो लंबा करना होगा। हर क्वार्टर में नंबर्स इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ऑन बैलेंस अगर आप मुझे बोलेंगे एक स्टॉक चुनना है, तो मुझे लगता है भारत डायनामिक्स ग्रोथ और वैल्यू के हिसाब से एक बढ़िया मिक्स इन लेवल्स पे, जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं उसके हिसाब से। नंबर्स के हिसाब से भारत डायनामिक्स एक ट्रेंडिंग स्टॉक साबित होता हुआ दिखाई देगा, 1.1% ऊपर। और आज हमने देखा है डिफेंस काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत तेजी आती हुई दिखाई दी है। अच्छा, कुछ और ट्रेड्स जो वायदे बाजार में एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं। मुझे याद है अल्केम लैब्स पिछले फ्राइडे को डिस्कस हुआ था, ये राजेश सातपुते का पिक था, क्योंकि टोरेंट फार्मा पर आप बुलिश हैं। गावा साहब, अगर इस पर आपकी नजर गई हो, आज 3% तक का मूव है, क्या, क्योंकि ये पूरा पैक है फार्मा कंपनियों का जो क्लियरली आज आउट परफॉर्म कर रहा है, इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे कार्यक्रम में, लेकिन अल्केम के चार्टिकली मूव्स आगे कैसे रह सकते हैं, उसका एक अंदाजा दे प्लीज। मुझे अल्केम का जो चार्ट है बढ़िया लगता है फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। बहुत ही बढ़िया बेस बना है 3100 में, आज मेरी शॉर्टलिस्ट में था और अब भी है, लेकिन इसका जो नजरिया थोड़ा लंबा कर देना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 3260, इसका टारगेट हो सकता है 3400, मतलब यहाँ से 140 में अब भी अपमूव बाकी है, लेकिन उससे वक्त लगेगा। आज तो मूव शुरू हुआ है, ये 2-4 दिन में अपमूव एक मेरे ख्याल से कैचअप कर सकता है। स्टॉप होगा 3225 अल्केम, यस लेना चाहिए। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 3360, फिर 3400 आते दिन में देख पाए अल्केम के लिए एक मौका, और पिछले हफ्ते भी इसका जिक्र हुआ था। आज देखिए 100 रुपए ऊपर, तो अगर आपने फ्राइडे में लिया हुआ है, स्टॉक आगे आपको डिलीवर करके देगा। वीरू, इनफैक्ट हाल की बात कर रहे थे लेकिन मुंह से निकल गया HUL, लेकिन अब नजर डाल लेते हैं FMCG प्लेस पर भी। ITC फिर अटेम्प्ट करेगा अपने प्रीवियस हाइज की तरफ जाने की, आज 382 के लेवल्स पर है। HUL में थोड़ा सा एक्शन नेस्ले, ब्रिटानिया और मैरिको जैसे स्टॉक्स भी हैं, जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी हुई है, कुछ निबलिंग जिसे आप कहते हैं देखने को मिली है। आशीष बहेती, HUL आपको याद होगा पिछले हफ्ते बहुत तगड़ा मूव इसमें देखने को मिला था, और फिर ये 2500 के आसपास स्टेडी है। अब यहाँ से आगे अगर नई तेजी आनी है तो कौन सा लेवल पार करना जरूरी है? जी, इनफैक्ट 2215 के ऊपर का क्लोज अगर आता है आज के डेट में, आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो एक अच्छा पॉजिटिव सेशन हो जाएगा, क्योंकि 200 डेमा भी वहीं प्लेस्ड है, और जिस हिसाब से नीचे लेवल पे बॉन्ड्स मतलब कंसोलिडेट किया इसने 20 डेमा के पास, और जितनी सप्लाई थी उसे अब्सॉर्ब किया है, लग रहा है कि एक अच्छा तेजी की तरफ ये ट्रेड जाने के लिए तैयार है।
करंट लेवल पे भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 2470 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और हमें लगता है कि इसमें 25-40 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। निफ्टी लगातार डे हाई बना रहा है। आज फिर से एक बार इंट्राडे हाई निफ्टी पर ऑलमोस्ट 17,046 और शानदार मूव इस समय रिलायंस पर। एक और पॉजिटिव ब्रोकरेज का नोट आया रिलायंस पर, लगातार 3-4 आ चुके हैं। और नेक्स्ट वन इज़ कोटक ने एक रिलायंस पर एक बाय कॉल दिया है 2900 का फेयर वैल्यू। हालांकि पहले 3000 था। वो भी कह रहे हैं कि रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस कोटक ने रिलायंस का स्टॉक लेकर आई है। बात मतलब कोटक ने बाय कॉल दिया है रिलायंस के ऊपर। तो रिलायंस 2% ऊपर 2247 इस समय रेट यहाँ पर। और अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फ्लैश होगा स्क्रीन पर आपकी वापस, क्योंकि जब भी हम इसकी बात करेंगे वो हमारा एक नॉर्म है। लेकिन क्योंकि ये मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है और आज करीब करीब अब 40-42 पॉइंट निफ्टी पर ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसके लिए इसकी बात करना ज़रूरी है। लेकिन बहुत ही शानदार मूव। इनफैक्ट एक बार इसका ज़रा स्लाइटली लॉन्गर चार्ट लेकर आइए। याद रखिएगा रिलायंस ने पिछले हफ्ते ही फ्रेश 52 वीक लो बनाया था और 52 वीक लो से अब सिर्फ 3% ऊपर है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी रैली इसमें आई थी। आज का जो मूव है ऑलमोस्ट सेम मूव, लेकिन हमने देखा था 20 मार्च के करीब वो फिजल आउट हुआ था। अब ये इंटरेस्टिंग है कि ये मूव कंटिन्यू करेगा या फिजल आउट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी दारोमदार रहेगा निफ्टी के मूव के लिए। इनफैक्ट निफ्टी वापस लेकर आई है अब 17,057 निफ्टी इस समय। और बैंक निफ्टी भी अब एक कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है आपको। एक इनफैक्ट दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक लास्ट 2 मिनट में एक बड़ा ग्रीन बार बना है। बैंक निफ्टी अभी भी डे हाई पर नहीं है बैंक निफ्टी, लेकिन शानदार मूव। मिड कैप इंडेक्स भी ग्रीन में आया है। एडवांस इंक्लाइन भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है। जो 1:4 था जब हमने शो स्टार्ट किया था, तो वो 1:3 पे तो आया है हर्षता। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है मार्केट में। ऑब्वियसली शायद रिलायंस की वजह से ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ा है मार्केट में। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से ये जो जोन है अगला 100-150 पॉइंट का, वो सबसे क्रूशियल है। यहीं पर आकर पिछले 3-4 बार मार्केट स्लिप हुआ है। तो देखते हैं 17,057 इस समय 17,150-200 की तरफ जा रहा है या फिर यहाँ से वापस स्लिप करेगा। क्योंकि यूएस फ्यूचर्स में देख रहा था कोई खास ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आपको बड़ा टेक अवे नहीं है, बड़ा टेक अवे नहीं है मार्केट के लिए। तो खैर एनीवे लेट्स सी अभी के लिए क्यों अच्छे हैं। ये जी हाँ। और एक चीज़ देखिए अनुज, आपने भले ही इंडेक्स थोड़ा साइडवे हो स्लाइटली द पॉजिटिव बायस, लेकिन जो सुबह हम बात कर रहे थे अनुज, पूरा का पूरा बाजार झुकाव डिफेंसिव्स पे। फार्मा, एफएमसीजी, आप देखिए इस वक्त का जो मैं लगभग 12 से लेकर 2 बजे तक के ओआई रेशियोज को देखूं तो टोटली झुकाव डिफेंसिव्स की तरफ है। मेरे ओआई की समरी दिखाती हुई लगभग 40-50% बिल्डअप जो है वो पूरा का पूरा डिफेंसिव्स की तरफ में। डाबर लेके आइए डे हाई पर, उसके बाद आप एचयूएल लेके आइए, अभी हर्षता ने इसका जिक्र भी किया, और एक बार आप लेके आइए मैरिको आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 482 पे लगभग आप समझ लीजिएगा कि जो वो कैंडल रिवर्सल की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सबको पार करता हुआ। एक बार हल्का सा राय आपकी आशीष बहती जी जानना चाहूंगा डाबर पे। आपने एक डाबर पे कॉल दी थी, वो अच्छी भी गई। नाउ इट्स एट 544 डे हाई, 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज टेस्ट करता हुआ। आपका टेक? बहुत अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है डाबर में और वॉल्यूम भी काफी पॉजिटिव है। कल फ्राइडे के सत्र के हिसाब से वॉल्यूम आज ऑलरेडी सरपास कर चुके हैं। हमें लग रहा है कि यहाँ से अब डाबर का जो मूव ये बना है ये 550 के लेवल्स आता हुआ देखने मिल सकता है इमीडिएट बेसिस पे। तो जिनके पास भी लॉन्ग ट्रेड है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे 538 का रखे। 550 एक रेजिस्टेंस जोन जैसे भी काम करेगा, थोड़ा सा 200 एमआई, तो वहां पे आके जरूर एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें। तो ये फिलहाल आपके लिए डाबर पर व्यू लगे हाथ। मैरिको पर भी एक व्यू ले लेते हैं शिल्पा जी, अगर हो सके तो देखिएगा। वैसे स्टॉक ने ज़्यादा कुछ डिलीवर नहीं किया है। अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट देखें, पिछले 6 महीने में देखें तो एक अंडर परफॉर्मर ही रहा है। आज हालांकि अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट एडिशन पे करीब 1% तक का मूव है। तो क्या ये अब तैयार हो रहा है तेजी के लिए? जी हर्षिता जी, अगर डाबर की हम बात करेंगे तो 570 इसका एक अच्छा सपोर्ट है। जहां जब भी ये 470 के ऊपर सस्टेन करता है, देन यू सी अ मूव टुवर्ड्स 505 510। तो अभी 482 चल रहा है इन फ्यूचर्स। आप 470 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली कि 505 एंड 510 के टारगेट्स के लिए इसको अप्रोच कर सकते हैं।
ओके, तो 510 505 की तरफ मैरिको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पहले हम डाबर डिस्कस कर रहे थे और अब मैरिको पर भी एक व्यू अच्छी तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1% ऊपर फाइनली स्टॉक पर थोड़ा सा एक्शन बनता दिखाई दिया है। लेकिन आज देखिए डिफेंसिव्स है जहां पर मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ऑटो जिसे हम हाई बीटा भी कहते हैं वहां पर दबाव खासा देखने को मिला है। चाहे आपका टाटा मोटर्स का स्टॉक हो जिसमें पहला ट्रेड एक शॉर्ट का आया था, फिर M&M में कमजोरी, मारुति, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, ये सब थोड़े बहुत साइडवेज ही ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। और M&M को लेकर हमने देखा एक साइजेबल झटका लगा है क्योंकि दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस कह रही है कि स्टॉक आगे डिलीवर नहीं करेगा। याद रखिएगा पिछले साल इसमें बहुत अच्छी तेजी बनती दिखाई दी थी। यतन हमारे साथ है। यतन, एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है ब्रोकरेजेस की तरफ से, चिंता क्या है? तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को पता है जो पिछला साल था 22 वो काफ़ी ज़बरदस्त था कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि दो चीज़ें हुई। ट्रैक्टर वॉल्यूम ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हुए और मोर इम्पॉर्टेंटली इनका जो SUV सेगमेंट है जिसको यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट कहते हैं, ये UV सेगमेंट बहुत अच्छी तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ बता रहा था क्योंकि नए नए लॉन्चेस खास करके XUV 700 और स्कॉर्पियो N, ये दोनों चीज़ें बहुत बेहतरीन कर रही थी, अच्छी बुकिंग्स मिली। लेकिन अब ब्रोकरेज को लग रहा है खास करके बोफा को कि ये जो पीक परफॉर्मेंस है ये हमारा पीछे है। शायद स्ट्रीट बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा है कि UV में ग्रोथ आगे जाके भी होगी। लेकिन अगर हम बोफा की माने तो इनको ये भी लगता है कि ट्रैक्टर सेगमेंट में क्योंकि वेदर फोरकास्ट ख़राब है, एल नीनो के चलते भी यहाँ एक बड़ा रिस्क है अर्निंग्स को। इन्होंने आज स्टॉक को डाउनग्रेड किया है न्यूट्रल, जो पहले खरीदारी की सलाह थी अब वो न्यूट्रल स्टांस पे आ गए हैं। टारगेट भी 1500 रुपये से काट के अब 1320 रुपये कर दिया है। तो क्लियरली उनको लगता है अर्निंग्स के फ्रंट पे जो बाजार का एक्सपेक्टेशन है शायद वो चीज़ मीट ना कर पाए महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि टिपिकली जब ट्रैक्टर सेल्स में स्लो डाउन आता है हमने देखा है M&M का शेयर अंडर परफॉर्म भी करता है और ओवरऑल अर्निंग्स में यहाँ दिक्कतें आती हैं। एल नीनो के बारे में आपको बताएं कि हिस्टोरिकल डेटा जो है वो ये बताता है कि ट्रैक्टर सेल्स जिस साल एल नीनो होता है उस दिन गिरते हैं या ग्रोथ कम हो जाती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इनफैक्ट पिछले 4 इंस्टेंसेस जब एल नीनो के हुए हैं ड्राउट के साथ, तब ट्रैक्टर सेल्स डिक्लाइन हुई हैं साल दर साल बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं ये जो एल नीनो के फियर्स हैं, और हम ये देखते हैं कि जो टिपिकल जून जुलाई अगस्त के महीने हैं जहाँ पीक रेनफॉल इंडिया को मिलती है लगभग 70% पूरे देश को, वहाँ एल नीनो का खतरा है। तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर सेगमेंट को लेके भी चिंतित है बोफा। और अगर हम UV सेगमेंट की बात करें तो यहाँ इनको लगता है स्ट्रीट थोड़ा बहुत एस्टिमेट्स को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है। ओके यतिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। M&M जस्ट 2 महीने पहले स्टॉक 52 वीक हाई पर था, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑटो स्टॉक था, और एकदम से देखिए इस महीने में ही सिर्फ 10% ये स्टॉक गिर चुका है और अपने 52 वीक हाई से पिछले 2 महीने में ये स्टॉक करीब करीब 18% गिर चुका है। और ट्रैक्टर पर तो खैर शुरू से कंसर्न थी, और अभी जो अनसीजनल रेंज हुई उसकी प्रॉब्लम प्लस ये एल नीनो और ये सब, तो और एक नया एंगल आ गया कि क्या SUV सेगमेंट को भी मार्केट कहीं बहुत ज़्यादा उसमें तो नहीं है, जोश में तो नहीं है कहीं बहुत ज़्यादा। वो तो इनफैक्ट दिखा था क्योंकि काफी दिनों बाद उस क्वालिटी की गाड़ियां आई थी, लेकिन अब बाजार को लग रहा है, फिर कस्टमर्स को लग रहा है इट्स ओके, जो यूफोरिया था वो मार्केट ने शायद पचा लिया। हाँ, यूफोरिया शायद पचा लिया। वैसे M&M की गाड़ियों में अभी भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी वेटिंग है थार और बाकी गाड़ियों में, लेकिन हाँ स्टॉक में तो ज़बरदस्त पेन है। वैसे एक चीज़ मैं नोटिस की है हर्षिता, और आई होप कि ये अभी भी शायद कुछ चेंज हो जाए और एल नीनो वगैरह इतना ना आए, इतना ड्राउट ना आए, क्योंकि ड्राउट आएगा तो बहुत ख़राब होगा, बहुत खराब। लेकिन एक्चुअली M&M हिस्टोरिकली जब ये ड्राउट वाले ईयर्स होते हैं उसमें बॉटम बनाता है वैसे, उसके बाद एक बड़ी रैली भी देता है, लेकिन अभी तो पेन है सिस्टम में क्लियरली। और अनुज, हम क्या आज 27 मार्च पे हैं, मैं पिछले एक साल का एग्जैक्ट 1 साल का डेटा देख रही थी। 28 मार्च को जो ट्रेडिंग डे था एक, तब ये स्टॉक 770 पर खड़ा था, और वहां से अगर आप देखेंगे इस स्टॉक ने बहुत तगड़ी रिकवरी दिखाई है, और रिकवरी नहीं बहुत तगड़ी रैली दिखाई है। तो ठीक है, इतनी अच्छी तेजी के बाद वो स्टॉक हल्का करेक्ट करेगा, लेकिन जो लोग जो शायद 770 पर नहीं ले पाए उनके लिए शरद अवस्थी मौका कब होगा? अगर आगे और करेक्शन आता है तो किस प्राइस पर आप ज्यादा कंफर्ट रखते हैं M&M में पोजीशन खड़ी करने की? देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से SUV का ट्रैक्शन है, और जैसे अभी अनुज भी बोल रहे थे कि अभी भी सारी गाड़ियों में काफी वेटिंग है और कुछ नए लॉन्चेस वगैरह भी प्लान्ड हैं, तो उसका भी असर दिखेगा। तो मुझे लगता है बाजार कभी कभी लीनियर वैल्यूएशन, लीनियर प्रोजेक्शंस में थोड़ी प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है,
बट ट्रैक्टर डिमांड में जिस तरीके की मैकेनाइजेशन अभी भी हमारे एग्री सेक्टर में है, मुझे लगता है काफी ग्रोथ रहनी चाहिए आने वाले समय में। ओकेजनली ऑब्वियसली एक आधा साल ऐसा खराब हो सकता है लिनो वगैरह से, बट लॉन्ग टर्म में जैसा डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल है M&M का, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अब इन वैल्यूएशंस पे डाउनसाइड बचती है। तो मैं तो कंफर्टेबल होऊंगा इन वैल्यूएशंस पे भी खरीदने के लिए 1400-1450 तक के लक्ष्य के हिसाब से। आप कह रहे हैं अभी भी खरीदा जा सकता है, मौजूदा वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। गाबा साहब, आपकी राय क्या रही? स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउन साइड, बाउंस करने की जगह अच्छी है। अगर बाउंस मिल जाता है तो फिर 1200 और 1250 भी देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये जगह अच्छी है बाउंस करने की। अगर बाउंस करना है तो शॉर्ट कवरिंग की जगह बढ़िया है M&M। एक्चुअली गाबा सर और वीरू से M&M पे बात करें तो थोड़ा एक इमोशनल टच भी आता है। मतलब सिर्फ एक चार्ट का स्टडी नहीं आती है, एक वो थोड़ा सा एक पर्सनल टच आ जाता है इसके लिए। वो उससे भी थोड़ा सा शायद एक इम्पैक्ट आता है रिश्ता, है ना वीरू? सही कहा ना? हाँ, नहीं मेरी अगली गाड़ी भी M&M की होगी, इसमें कोई राय नहीं है। मुझे इस गाड़ी से इतना सुखद एहसास हुआ कि आप यकीन मानिए। हालांकि मैं सोच रहा था कि अगर जब तक नई गाड़ी ली जाए कोई हाइब्रिड M&M का आ जाए तो अच्छा होगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेट्रोल भी चलेगी। अभी M&M का हाइब्रिड पोर्टफोलियो बहुत अच्छा नहीं है अनुज, आप यकीन मानिए। है क्या कुछ हाइब्रिड में? आई डोंट थिंक कुछ है। नहीं है, कुछ नहीं अभी कुछ नहीं है, सिर्फ टोयोटा के हाथ वो फर्स्ट मूवर था एडवांटेज, और वो गाड़ियां इनफैक्ट वहां पर भी बहुत लंबी वेटिंग है अगर आप वो गाड़ी बुक कराना चाहते हैं तो। अच्छा, मार्केट पर वापस लौटे तो अब निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि जोश वहीं पर है। 200 पॉइंट ऊपर देखते ही देखते ये इंडेक्स आ चुका है, तो लगभग अब आधे % के गेन्स, और निफ्टी डे हाई पर 17,080 के लेवल्स पर 136 अंकों का उछाल देखा गया है। तो एक अच्छा सर्ज देखने को मिला है। ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, ये 2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक्सिस में भी निचले लेवल से अच्छी खासी मजबूती। SBI तेजी में था, यहाँ पर तेजी और बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन जो आप कहते हैं ना, जो बर्स्ट ऑफ मूव आया है वो ICICI बैंक की ओर से आता हुआ दिखाई दिया है 854 पर। बिल्कुल, एक्चुअली सुबह कंट्रीब्यूशन अगर आपने देखा हो बैंक निफ्टी का, तो सुबह ICICI बैंक रेड में था और अच्छा खासा रेड में था हर्षता। अभी एकदम से अच्छा उसने कंट्रीब्यूट किया और बिल्कुल सही स्पॉट किया आपने, एकदम सही लेवल पर, एक सही टाइम पर। इनफैक्ट ये तो बर्स्ट ऑफ है एकदम वाकई में। और अब ये टिकेगा या नहीं, क्योंकि अब जो लेवल आ गया बैंक निफ्टी पर वापस 39,671। याद रखिए सुबह एक जो लेवल मेंशन था 39,740, पहला लेवल, पहला स्ट्रगल बैंक निफ्टी का, फ्राइडे का हाई और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, दोनों यहाँ पर प्लेस्ड हैं। और लग रहा है मार्केट एक बार अब उसको चैलेंज कर रहा है। शानदार मूव है तो इनफैक्ट लास्ट के कुछ मिनटों में 300 पॉइंट के करीब मूव है। और कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी, परसों निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की एक्सपायरी, तो कुछ हद तक ये मूव भी हो सकता है। लेकिन अब 39,700 भी क्रॉस होने वाला है। शानदार मूव। एक्सिस, SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सब में ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन। इनफैक्ट शरद जी, कोई व्यू आपका ICICI बैंक को लेकर? क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद एक थोड़ा मार्केट में एक फियर था कि क्या ये पीक अर्निंग्स तो नहीं थी, इसकी वजह से स्टॉक करेक्ट हुआ था। अभी क्या व्यू यहाँ पर? नहीं, देखिए हमारा जनरल व्यू पूरे बैंक्स पे काफी तेजी का है। हमें नहीं लगता कि अगले साल 2 साल आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम बैंक्स में देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल रब ऑफ एक इवेंट है जिसकी वजह से ये रिसेंट करेक्शन थोड़ी एक्स्ट्रावेगेंट होती हुई दिखी, बट मेरे को नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आपको अगले साल 2 साल दिखेगी। 15 से 18% की टॉप एडवांसेस ग्रोथ आसानी से ज्यादातर बैंक्स में आनी चाहिए। NPA का कोई एडिशनल प्रेशर आना नहीं चाहिए। प्रोविजनिंग वगैरह कंप्लीट है, तो हमें लगता है ज्यादातर बैंक्स में आपको यहाँ से एटलीस्ट जो महंगे भी ट्रेड कर रहे हैं 3-3.25 टाइम प्राइस टू बुक पे, तो वहां भी आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एटलीस्ट यहाँ से 25% के आसपास की अपसाइड दिखाई देगी। और SBI में थोड़ी ज्यादा अपसाइड हमें लगता है हो सकती है, 750 तक के लक्ष्य हमारे। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ज्यादा अपसाइड होनी चाहिए, बट इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रेड करते हैं वहां भी हमें लगता है यहाँ से एटलीस्ट 25-30% की अपसाइड तो बननी चाहिए। जी, अब इस बीच हमारे साथ अमित सेठ जुड़ चुके हैं। अमित, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले जरा प्लीज एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिएगा। 2482 यानी ये इसका नया 52 वीक हाई है। सुबह जब अनुज और मैं डिस्कशन में थे, मॉर्निंग कॉल कर रहे थे, माफ कीजिएगा, पहला सौदा में ये ट्रेड हमने लिया था मानस के साथ और ये डे हाई पर था उस वक्त, और अब ये इसका नया 52 हफ्तों का स्तर। एक ट्रेड चेक दीजिएगा अमित, एग्जैक्टली आपका व्यू क्या है इस वक्त अल्ट्राटेक सीमेंट पे, ऑप्शन थॉट्स फॉर अप्रैल और अभी का आपका कन्विक्शन ट्रेड? जी वीरेन जी, आपने मेरी मन की बात ले ली।
मैं अभी तक का शो देख रहा था और मैं देख रहा था कि कौन सी कॉल्स होंगी, तो मैंने अल्ट्राटेक की शॉर्टलिस्ट किया था कि ये मेरी फर्स्ट कॉल होगी। एकदम बेहतरीन चार्ट है इसका, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। 3 दिन का कंसोलिडेशन था। ओवरऑल अगर इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ पैरामीटर्स देखें तो मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया इन स्पाइट ऑफ ऑल द वॉलिटिलिटी। तो अल्ट्राटेक मेरा वैसे भी इस समय का पिक था। काफी स्ट्रॉन्ग है, इसमें बाई की सलाह है। 7480 का इसका प्राइस है। लगभग टारगेट्स इसके नियर टर्म में 7600 से 7650 के रहेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे 7400 का अल्ट्राटेक सीमेंट पे। अल्ट्राटेक में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, 7600 की तरफ बढ़ने की पूरी क्षमता रखता है। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में खरीदारी का ही ट्रेड बना है। अच्छा, लगे हाथ एक बार ग्रासिम भी स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि ग्रासिम में भी इस पिछले आधे घंटे में करीब 1% का एडिशनल मूव आ गया है। अब वो स्टॉक आपको दिखाई देगा लगभग 3% ऊपर, तो यहाँ पर भी खरीदारी हो रही है। आशीष बहेती, अल्ट्राटेक पर व्यू साफ है तेजी करने का, ग्रासिम की तरफ से क्या इशारा है? जी ग्रासिम में भी एक बहुत अच्छा मूव आता हुआ देखने मिल रहा है। स्टॉक अपना 200 डेमा को रीगेन किया है। हमें लग रहा है कि यहाँ से भी एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है, लेकिन करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है वापस 1620 के रेंज में, अगर ये अवेलेबल मिलता है, तब वहां पे जरूर एक पोजीशन बनाए। जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे। हमें लगता है कि ये 1670 तक के लेवल दिखा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, आप 1610 का एक एसएल मेंटेन करें। बाकी ग्रासिम और अल्ट्राटेक सीमेंट ये दोनों के दोनों स्टॉक्स एक साथ अगर आप देखें एक स्ट्रांग मूव देते हुए डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। मीनवाइल निफ्टी बैंक के इस स्ट्रांग पुल बैक के पीछे अगर आप देखें, एक तो कहानी थी आपकी आईसीआईसीआई बैंक की, थोड़ा सा रिकवरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी है, और एक ट्रांच में स्टॉक अगर आप देखें तो करीब 514 की ट्रैजेक्टरी को छू के आया। इट्स नाउ एट 513। बट मैं एक दो स्टॉक्स यहाँ पे मार्क करना चाहूँगा जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें, और स्विंग भी अच्छे आ रहे हैं। सुबह से कोटक महिंद्रा बैंक ऑलरेडी अगर आप देखें एक डिफरेंट अंदाज में था, इट्स स्विंग वेल, इट्स एट डे हाई। लेकिन लेके आइए जरा आप टाइटन अपनी अब एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बहुत खूबसूरती से बाहर निकल के आने की तैयारी करता है। इट्स एट 250 एट डे हाई। याद रखिएगा आज इसका लास्ट जो ड्यू एवरेज है, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। फ्राइडे क्लोज उसके ऊपर आया था। आज एक सॉफ्ट ओपनिंग मिली, टेस्ट किया 100 डेमा को फिर से। आज का लो एग्जैक्टली 100 डेमा और 10 डेमा था, और एक कहीं ना कहीं जो एक फ्लैग है जो काफ़ी अगर आप देखें एक बुलिश पैटर्न होती है, वो स्क्रीन पे विजिबल है। मानस, आपका टेक क्या होगा टाइटन पे? एक तो ये फ्लैग प्लस ये 4 नवंबर 2022 से जो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसको बड़ी खूबसूरती से काटता हुआ है स्टॉक। आपका टेक मानस टाइटन पे? देखिए, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और पॉजिटिव ये है कि कंसोलिडेशन अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक दिखा रहा है। मेरा समझना है कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आज के लोज के हिसाब से, के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। 2460 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। ब्रेकआउट अगर देखने को मिलेगा 2520 2525 के ऊपर अगर निकला तो कम से कम 100 से 125 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। शायद 2625 तक के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है 2460 के नीचे। ओके, देखिए प्रॉब्लम क्या है बैंक निफ्टी की। आज का हाई देखिए 39,695, वो 740 के लेवल में अभी भी थोड़ा दिक्कत है, और वहाँ से एकदम से 100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। अभी हमने बात की थी कि 39,700 टेस्ट हो रहा है, और एकदम से फिर 100 पॉइंट वहाँ से फिसला, और ये दिक्कत रहने वाली है बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट एक बार ज़रा देख लेते हैं इंट्राडे चार्ट्स में क्या इंटरेस्टिंग है। वैसे तो खैर सारे स्टॉक से ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा HDFC बैंक हाई से हल्का सा स्लिप हुआ है शायद उसकी वजह से। लेकिन खैर अभी भी बैंक निफ्टी में मजबूती तो है, और ख़ासतौर से पिछले 1 घंटे के हिसाब से। लेकिन मजबूती है आज फार्मा शेयरों में, और ऐसा क्यों, ये बताने के लिए हमारे साथ सुमित जुड़ गए। सुमित, गुड आफ्टरनून, बताइए। फार्मास्यूटिकल डे है इनफैक्ट आज। न्यूज़ फ्लोज के लिहाज से भी आप देखेंगे और मूव के हिसाब से भी देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल आज बढ़िया तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। पहले शुरुआत करता हूं जो आज के सबसे बड़े इवेंट्स जिसके साथ सुबह से लाइंड अप है। दरअसल कल मार्केट बंद होने के बाद, या फ्राइडे मार्केट बंद होने के बाद से लेकर आज तक बैक टू बैक न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं इस पूरे स्पेस में। तो सबसे पहला जाइडस लाइफ, जहाँ पे हालांकि कंपनी की जांच हुई थी, इनके लिए थोड़ा सा इशू आया था,
लेकिन ये पहले वैल्यूएशन की पीरियड आपकी स्क्रीन पर आ गई जहाँ पर हाल की कैसी सिचुएशन है। तो जायडस में तो नेगेटिव साइड पे न्यूज़ फ्लो लाया, लेकिन सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ जायडस के केस में। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है कि यहाँ प्रमोटर की तरफ से लगातार स्टेक खरीदा जा रहा है, तो वो कुछ ऐसा और ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा लुपिन, जहाँ पे पीथमपुर प्लांट के अंदर यूके रेगुलेटरी एजेंसी की तरफ से जांच पूरी हुई, 20 से 24 मार्च के बीच में इनकी जांच पूरी हुई और बिना किसी ऑब्जेक्शन की तरफ से ये जांच पूरी होते हुए दिखाई पड़ी, तो उसका इम्पैक्ट है लुपिन में और F&O के टॉप गेनर्स में एक ये भी शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज मोरपेन लैब छोटी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर भी पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे आया कि यूएसएफडीए ने कंपनी की बद्दी इकाई को क्लीन चिट के साथ यहाँ पर इंस्पेक्ट किया और एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी के लिए, तो ये दूसरे ट्रिगर के तौर पे काम किया। 15% 16% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली। और साथ साथ अगर आप बाकी कंपनियों में नजर डालेंगे तो एक औरोबिंदो फार्मा में अपग्रेड आया था जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन रियल साइड पर एक ट्रिगर ये भी है कि ऑलरेडी ये सेक्टर बहुत ज़्यादा करेक्शन दिखा चुका है, हायर लेवल से बहुत टूट चुका है और बहुत सारी कंपनियां बेटर वैल्यू साइड पे दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप वैल्यूएशन समरी पर भी नज़र डालेंगे तो 34 के मल्टीपल बायोकॉन है, हालांकि थोड़े महंगे साइड पे ज़रूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन 30 के मल्टीपल पे फाइजर, सनोफी 25 के मल्टीपल पे, जो आमतौर पे 40-42 के मल्टीपल पे ट्रेड करते थे। अलम्बिक फार्मा, नेटको इनफैक्ट 25 के मल्टीपल पे, अलम्बिक और जीएसके अभी भी हायर साइड पे 44-50 के मल्टीपल पे ये भी कामकाज कर रहे हैं। तो कुछ कंपनियां बेटर साइड पर। एक और इमीडिएट ट्रिगर बन गया इनके लिए कोविड के बढ़ते केसेस, 1800 के आसपास के केसेस आए हैं जो काम कर रहे हैं ये तमाम जितनी भी पैथ लैब कंपनीज हैं उनके लिए। वैल्यूएशन समरी आपकी स्क्रीन पर है, थायरोकेयर करीब 35 के मल्टीपल पर, डॉक्टर लाल हालांकि महंगे साइड पर है 62 के मल्टीपल पर, लेकिन फिर भी मेट्रोपोलिस 42 के मल्टीपल पर। ये तब है जबकि ये ऊपर से बहुत करेक्ट हो चुके हैं, उस करेक्शन के बाद ये मल्टीपल है और उस सिनेरियो में जबकि केसेस वापस बढ़ने शुरू हुए हैं। तो मल्टीपल ट्रिगर्स, मल्टीपल टेलविंड इनके लिए काम कर रहे हैं। इसमें पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज, कोविड के राइजिंग केसेस, वैल्यूएशन पार्ट, ये सब इकट्ठा होकर इस पूरे सेक्टर के लिए एक अच्छा ट्रिगर के तौर पे कामकाज हुआ और बढ़िया 3-4 दिन जबकि इस पूरे सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल रही है। शुक्रिया सुमित, ये सब रखने के लिए जानकारी सामने और ये स्टॉक्स आपके सामने। फार्मा ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन अब एक रैली यहाँ पर। शरद जी, इस रैली में कोई स्टॉक पिक करेंगे आप फार्मा से? जी, मुझे लगता है ज्यादातर स्टॉक्स अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। जाइडस वगैरह में तो थोड़ी रैली आ गई है, बट डॉक्टर रेड्डी हम लोगों को काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है जैसे जैसे ये रिकवरी पैन आउट होती है उसको काफी फायदा होना चाहिए। डीवीज लैब इस करेक्शन के बाद काफी डिसेंट बेट है इन वैल्यूएशंस पे, हमें लगता है आगे चल के वहां पे भी काफी डिसेंट पैसा बनना चाहिए। छोटे स्टॉक्स में मुझे लगता है एक बड़ी थीम जो प्ले करेगी वो खास करके एपीआई के रॉ मटेरियल में प्राइसेस में कम होने में, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो काफी करेक्ट हुए हैं, तो थोड़ी रिकवरी आई है। आरती ड्रग्स, आईओएल केमिकल, ये सब में हमें लगता है कि जैसे जैसे ये एपीआई अवेलेबिलिटी बढ़ती है रॉ मटेरियल की चाइना ओपनिंग से, तो वहाँ पे आपको काफी फायदा अगले 6-8 महीने में देखने को मिलना चाहिए। तो क्वार्टरली नंबर्स पे हम खास नजर रखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। एज ऑन डेट अट्रैक्टिव है, हम ये मान रहे हैं कि अगले 6 से 9 महीने में ज्यादातर स्टॉक्स जो अपने मीन जो मार्जिन वगैरह थे वहां पे वापस आ जाएंगी, तो उस वजह से काफी बड़ी री रेटिंग इन स्टॉक्स में हो सकती है अगले 6 से 9 महीनों में। नाटको में भी सेम चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें लगता है ये काफी स्टॉक्स है, मतलब जो भी एपीआई वाले छोटे स्टॉक्स है वहाँ कोई तरीके की रिकवरी हमने देखी नहीं है साल भर में, तो अगले 6 से 9 महीने में हमें लगता है काफी शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। अच्छा, मार्केट देखिए अब बिल्कुल एब्सोल्यूट डे हाई पर निफ्टी 17,090 और बैंक निफ्टी अब एक बार फिर कोशिश कर रहा है वो 39,740 के करीब रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अच्छा, एक बार और लेकर आइए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, इंट्राडे चार्ट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का। अगर आप निफ्टी बैंक का चार्ट देखकर हैरान है तो पीएसयू बैंक का चार्ट देखिए, और भी ज़बरदस्त वर्टिकल रैली यहाँ पर, 1% का मूव। और तीनों बड़े बैंक जो इस इंडेक्स में हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, तीनों ने एक शानदार मूव आपको दिखाया पिछले कुछ मिनटों में। और यहाँ पर एक ज़बरदस्त मूव, ये बैंक ऑफ बड़ौदा अभी पी आपके सामने, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो रहा ही है स्ट्रॉन्ग शुरू से। और जब पीएसयू बैंक्स चलना शुरू होते हैं तो मार्केट का मूड थोड़ा सुधरता है क्लियरली। इवन एडवांस डिक्लाइन भी अब थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, 1:4 से 1:3 से भी थोड़ा बेटर हो रहा है, लेकिन है पूरी अभी भी, लेकिन थोड़ी रिकवरी तो है क्लियरली इंडेक्स में। लेकिन पिछले 1 घंटे में कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस रैली को सहारा दिया है? तो दोनों आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। एक्चुअली एचडीएफसी बैंक लेकर आई है इंट्राडे। ये जो लास्ट के 100 पॉइंट आए हैं बैंक निफ्टी में, वो पूरे के पूरे एचडीएफसी बैंक की वजह से। ये देखिए लास्ट के 5 मिनट में वो एक डिक्लाइन थी वो अरेस्ट हुई, और अब इस समय एचडीएफसी बैंक डे हाई पर। कोई व्यू इस पर गाबा सर?
HDFC बैंक में लगता है कि जो मूव है अच्छा लगता है, बेस बन रहा है, 1600 पॉसिबल है, 1576 पर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से ले सकते हैं 1565 अगर स्टॉप लगा चले तो। बाय सबसाइड है और स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है HDFC बैंक। आप कुछ कमेंट करना मैं चाह रहे इनफैक्ट SBI पर सोच रही थी कि एक और व्यू लिया जाए अनुज, क्योंकि जब आप सरकारी बैंकों की बात कर रहे थे, SBI स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द लॉट दिखाई दे रहा है इस समय। अगर आप दिखा सके SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों चार्ट साथ में, तो आपको नजर आएगा कि SBI में कितने वॉल्यूम के साथ दरअसल वो मूव्स और कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो मूव्स आते हुए दिखाई दिए हैं। मानस, इस पर एक बार राय हो जाए, क्योंकि 500 के ऊपर 513 के लेवल्स, और पिछले हफ्ते भी जब बैंकिंग काउंटर्स में रिवर्सल आया था उसमें SBI का एक बहुत बड़ा योगदान था। देखिए, जब PSU बैंक की बात करें तो आई थिंक एक बार निफ्टी PSU बैंक का चार्ट जरूर देख लेना चाहिए, और एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे PSU इंडेक्स ने सपोर्ट लिया है। लेकिन कंफर्मेशन, रिवर्सल का कंफर्मेशन तभी आएगा जब ये इंडेक्स 3650 के ऊपर ट्रेड करेगा। अभी 3592 के आसपास है। मेरा समझना है कि अभी भी वेट करना बेहतर रहेगा PSU बैंक्स में, अगर आप लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहते हैं। हालांकि सपोर्ट अच्छा लिया है। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सपोर्ट बहुत अच्छा लिया है, 500 रुपए के आसपास एक सपोर्ट बनाया है। लेकिन कंफर्मेशन तभी आएगा जब 518 519 के लेवल्स ब्रीच होंगे, उसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकलेगा। तो अभी वेट करना बेहतर है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 500 के स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। एग्रेसिव लॉन्ग 1519 रुपए के ऊपर बनाएंगे। ओके, अच्छा, पिछले 6 मिनट में बैंक निफ्टी ने 3 बार 39,600 से 700 का सफ़र तय किया है। 600, 700, फिर 700 से फिर 600, 600 से फिर 700, और अब 700 से फिर 600। तो काफ़ी क्लियरली पुल है वहाँ पर। 39,700 पर एक बड़ा सेलर बैठा है वहाँ पर, और 39,740 पर 200 डे मूविंग एवरेज भी है। देखते हैं फिर आज इसके ऊपर बंद होते हैं नीचे। एक काम करते हैं, हम आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं, और उसके बाद उन ट्रेड्स को लेना भी शुरू करेंगे। सस्ता ऑप्शन लेंगे सबसे पहले शिल्पा राउत से, FNO सुपरस्टार मानस जायसवाल से लेंगे, चार्ट का चमत्कार अमित सेठ, और मिड कैप फंडा के लिए हम जाएंगे शरद अवस्थी के पास। तो ये चारों ट्रेड्स अब कुछ ही देर में आपके लिए। इनफैक्ट फिर शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, मेरा अभी के लिए सस्ता ऑप्शन रहेगा टाटा केमिकल में। टाटा केमिकल अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 955-57। इसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है एट अराउंड 945 जोन्स, और यहाँ पे अगर ये बेस होल्ड करता है तो आपको 980 से 91,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट सीरीज़ का, अप्रैल सीरीज़ का 1000 कॉल ऑप्शन रफली 14-15 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपको स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 10 रुपये का, और टारगेट्स 22 एंड 28। ओके, अच्छा, आप अगले ट्रेड पे जाएं इससे पहले हर्षिता एक बार फिर अपने दर्शकों को रिमाइंड करा दें, आप जो भी ऑप्शंस आप लें अगले महीने के लिए, इस महीने के ऑप्शंस वैसे खैर अब आपको ब्रोकर लेने भी नहीं देगा, और अगर आपने रखे भी हुए हैं ऑप्शंस तो प्लीज़ आज निपटा दीजिए, क्योंकि आज मार्केट फेवर में भी है आपके, और कल खुलते ही सीधा आपको वो फिजिकल डिलीवरी वाला मार्जिन लग जाएगा। और अगर कल मार्केट बाई चांस ख़राब खुला तो आपको शायद मौका ना मिले, जो रेट होगा उस पर ब्रोकर्स आपके सौदे जो हैं वो स्क्वायर ऑफ कर देंगे। जी हाँ, तो ये फिलहाल थोड़ा सा सावधान रहे आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, और वो दरअसल मानस ने तैयार किया है FNO सुपरस्टार के तौर पर। बताइए मानस। हर्षिता जी, IRCTC में ट्रेड लेना है, और वो शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेना है। पैटर्न देखिए तो पैटर्न आपको क्लियरली नेगेटिव दिखेगा, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। लेकिन 595 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट IRCTC ने ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको करीब 20-22 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो IRCTC के फ्यूचर में एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 594 के रहेंगे। ये फ्यूचर्स लेवल है, मार्च के फ्यूचर्स लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। 594 के स्टॉप लॉस से आपको बिकवाली करनी है 575 के टारगेट के लिए। ओके, IRCTC सेल आपकी स्क्रीन पे ये 1.5 की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ आप चेंज इन वाई देख सकते हैं। क्या शॉर्टिंग इस काउंटर में हुई है। अब अगली ट्रेड की जरूरत है अमित जी की तरफ से, वो आएगा ट्रेड। अमित, क्या पिक कर रहे हैं आप चार्ट का चमत्कार?
जी वीरेंद्र जी, मैं टाइटन के साथ जाना चाहूंगा। टाइटन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने कुछ दिनों पहले रजिस्टर किया था, उसके बाद स्टॉक साइडवेज है। साइडवेज के बाद आज हमने इसमें एक बुलिश कैंडल देखा, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्टॉक बड़े कंफर्टेबली अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं और इट्स इन द वर्ज ऑफ अ मूव। अगर हम जापानीज इचिमोकू चार्ट्स भी देखें तो कई दिनों बाद वो बुलिश हुए हैं, ऑल दिस वाइल दे वर बेरिश। तो एक कहीं ना कहीं कंफर्मेशन इसमें लग रहा है कि एक ट्रेंड चेंज आ गया है इसमें फाइनली। तो 2507 के भाव है, टारगेट्स रहेंगे 2560 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 2470 रुपए का। ओके चलिए, तो ये इस समय कॉल टाइटन पर मिड कैप फंडा। शरद जी बताइए क्या स्टॉक रहेगा आपका? जी हमारा मिड कैप फंडा है GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। कंपनी देश की दूसरी सबसे बड़ी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में सरकार का फोकस काफी जबरदस्त है, जिसका फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। प्राइमरीली गुजरात में ऑपरेट कर रहे हैं, और गुजरात पोर्ट सिटी होने की वजह से ज्यादातर रीगैसिफिकेशन यूनिट्स वगैरह गुजरात में ही है, और ज्यादातर ये बैक टू बैक डील्स अरेंज करते हैं इंटरनेशनल कार्गोज में और डोमेस्टिक सप्लाईज में, तो बहुत ज्यादा रिस्क इनको रहता नहीं। तो मेरा ये मानना है कि अब जैसे गैस प्राइसेस नॉर्मल हो गए हैं, तो अब ग्रेजुअली जो अनसर्टेनिटी थी इस बिजनेस के चारों तरफ, वो ग्रेजुअली काफी कम हो जाएगी। तो कंपनी की अर्निंग अगले साल लगभग 30-31 रुपए आनी चाहिए, और लगभग अगर 12 के मल्टीपल पे भी ट्रेड करता है तो हमें लगता है 350-360 के लक्ष्य के हिसाब से गुजरात स्टेट पेट्रोनेट काफी बढ़िया बेट है। चलिए चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए एक बार फिर लेकर आते हैं। शिल्पा राव जी ने सबसे पहले सस्ता ऑप्शन में लिया टाटा केमिकल्स का अप्रैल का, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉल ऑप्शन लेना है आपको 1000 का, और 15 रुपये इस समय रेट, 22 और 28 रुपये के टारगेट हैं। और ये आउट ऑफ द मनी कॉल है, लेकिन क्योंकि टाइम वैल्यू है यहाँ पर तो ये आपकी ट्रेड हो गई। मानस ने IRCTC फ्यूचर्स पर एक सेल सजेस्ट किया है, 594 का स्टॉप लॉस, 575 का टारगेट आपके लिए यहाँ पर वाजिब रहेगा। उसके बाद अगली ट्रेड हमारे स्क्रीन पर अमित सेठ जी ने टाइटन फ्यूचर्स 2560 का टारगेट यहाँ पर 2470 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाय करना, और GSPL ये मिड कैप फंडा आइडिया यहाँ पर शरद जी की तरफ से। हर्षिता, बैंक निफ्टी वापस 39,580 और ICICI बैंक रेड में। क्या स्विंग देखना, पेंडुलम ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ विजिबल नहीं होगा ये, मतलब स्क्रीन पे, मतलब नहीं स्क्रीन पर नहीं विजिबल है। अगर आप टकटकी लगाए बैठे हैं ना, तभी आपको पता लगेगा कि इस तरह का स्विंग देखने को मिल रहा है। अगर कोई बैठा है तो वो सोच रहा होगा कि क्या बार बार वही लेवल क्या चक्कर क्यों काट रहे हैं। हमारा काम ही ऐसा, मतलब कई लोग कहते हैं क्या आप 100 पॉइंट का मूव बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या करें। देखिए इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन बहुत जिसे कहते हैं ना एक थकाने वाले मूव्स, बिल्कुल एकदम बाय द एंड ऑफ द डे एकदम एग्जॉस्टेड फील करते हैं साहब एक्चुअली। अच्छा, अब बियॉन्ड बैंक्स भी थोड़ा सा ट्रेड स्पॉट करने की कोशिश करते हैं अनुज। दीपक नाइट्रेट में कई दिनों बाद थोड़ा सा मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक आपको सिर्फ 1% ऊपर दिखाई देगा, लेकिन 1800 के लेवल्स आ चुके हैं स्टॉक में, और ओपन इंटरेस्ट एडिशन आता दिखाई दिया है 6-6.5% तक का। अब गावा साहब, आप इस स्टॉक को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। दीपक नाइट्रेट 1792 है ये फिलहाल आपके सामने कैश का भाव, और फ्यूचर्स में मेरी स्क्रीन पर 1801 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आप ट्रेड लेंगे क्या? मैं लूंगा नहीं जब तक ये ब्रेकआउट नहीं मिलता, और ब्रेकआउट मिलेगा 1850 के आसपास दीपक नाइट्रेट में। हाँ, बायस जो पॉजिटिव है और बेस भी बन रहा है, और लगता है ब्रेकआउट भी मिलेगा, लेकिन ये काफी समय से एक साइडवेज जोन पर चल रहा है। इससे बाहर निकलना जरूरी है। वो निकलेगा तब जब 1850 पार कर लेगा। अब थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड रहेगा, इस पर वॉच करना चाहिए, और जैसे ही 1850 पार कर लेता है जरूर ले लेना चाहिए। फिर 1950 2000 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। तो अच्छा अपमूव तो है, लेकिन सिर्फ ब्रेकआउट की जरूरत है। दीपक नाइट्रेट। जैम दीपक नाइट्रेट आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रिजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता है 1794। अगर जैसे कि मैं कुछ देर पहले कह रहा था, जिस पर हमने बातचीत भी की कि डिफेंसिव्स की तरफ ओ एडिशन ज़्यादा है। HUL अब मतलब आप समझ लीजिएगा कि 21 मार्च के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को जाके टेस्ट कर रहा है, और ये 21 मार्च के बाद की सबसे क्लोजेस्ट, अगर आप देखिए, क्लोज होगा टू 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये अटेम्प्ट बहुत दिनों बाद इसने लिया है, और जो हमने आफ्टरनून में एक ट्रेड लिया था दैट वाज गोदरेज CP इज एट डे हाई। आशीष बैती जी आपके साथ मैंने वो ट्रेड लिया था गोदरेज CP, बहुत अच्छा ट्रेड किया वो, और इट्स अ टिपिकल फ्लैग। मतलब अब इसने इंट्राडे में एक राउंडिंग बॉटम का भी ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसको कैरी कर सकते हैं क्या आशीष? और ओ एडिशंस देखिए,
रोलोवर्स देखिए, पैटर्न को देखिए, सब बेहद शानदार। जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट गॉडरेज सीपी और डाबर दोनों मैंने एसटीबीटी के बीटीएसटी के तौर पे शॉर्टलिस्ट कर रखा था। जिससे आपका प्राइस एक्शन मूवमेंट दिख रहा है, इसमें एक अच्छा मूवमेंट क्लियरली विजिबल है। मुझे लग रहा है कि 950 जिनके पास भी लॉन्ग है 950 का एक एसएल बनाकर लगाकर बने रहे। मुझे लगता है कि इसमें 970 तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल सकते हैं। ओके, गोदरेज सीपी अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, याद रखिएगा। और जब हमने 12 बजे बात की थी कि नीचे से जो टर्न हो रहे हैं स्टॉक्स, आई मीन अपने क्रिटिकल एवरेजेस को काट रहे हैं, उसमें क्या क्या शामिल है। आज फार्मा में स्ट्रेंथ थी, लेकिन फार्मा का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक दिग्गज सिप्ला, जो कि अक्टूबर से लेकर अब तक अब पेन में रहा, आज उसने भी एक रिवर्सल बहुत स्ट्रॉन्ग लिया था। हालांकि उसकी प्रेजेंस इसलिए फील नहीं हो रही थी क्योंकि ये बहुत ओवरसोल्ड था, 10 डेमा को पार किया। और आज सिप्ला ने लगभग 17 फेब के बाद पहली बार अटेम्प्ट लिया है अपना 20 डेमा टच करने का। आशीष, मैं आपके पास फिर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि उस वक्त हमने 890 की कॉल ऑप्शन डिस्कस की थी अप्रैल की, बट आपने शिफ्ट करके उसको 900 की कहा था। 900 की कॉल अब डे हाई पर है 23। इस पर आपका टेक कैरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मूव और ऊपर तक यानी करीब करीब 910 की ट्रैजेक्टरी को टच कर सकता है क्या सिप्ला का? जी वीरेंद्र जी, अब तो जिस हिसाब से सिप्ला का 20 डायमंड 895 के पास प्लेस्ड है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसमें वापस 910 915 तक के लेवल्स खुल जाते हैं। मुझे लगता है कि जिन्होंने भी कॉल ली थी, मेरे ख्याल से 19 या 20 रुपए के करीब ही चल रहा था जब हमने डिस्कस किया था। बने रहने की सलाह है, सिर्फ अब इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 17 रुपए का करीब मेंटेन करे। मुझे लगता है कि इसमें 30-35 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 900 की कॉल्स ला। ये अब एक काम करते हैं, हमारे अगले गेस्ट को जोड़ते हैं। क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ अनिरुद्ध सरकार हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध के पास कैपिटल मार्केट में 15 वर्षों का अनुभव है और जानी मानी कंपनियों के लिए पोर्टफोलियो मैनेज कर चुके हैं अनिरुद्ध सरकार। अनिरुद्ध, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू है इस समय मार्केट को लेकर, क्योंकि एक जो कंसिस्टेंट फीडबैक रहा है कि मार्केट में एक पोर्टफोलियोज में काफ़ी पेन है पिछले 1.5 साल से और काफ़ी एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं अब इस समय रिटेल के पास जहां पर बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट और गोल्ड। तो ऐसे में एक्विटीज़ को लेकर अब इस समय क्या रुख होना चाहिए? या आफ्टरनून अनुज, आई थिंक लास्ट 1 ईयर डेफिनेटली मार्केट तो बहुत पेन में था एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स का अगर आप पोर्टफोलियोज देखें ब्रॉडली इक्विटीज का जो पोर्टफोलियो है या तो फ्लैट है या तो नेगेटिव है। नाउ ये जो इन्वेस्टर्स है उसका अगर हम ब्रेकअप करें, काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो ड्यूरिंग पैंडेमिक फर्स्ट टाइम मार्केट में एंटर हुए हैं। उन लोगों ने पैंडेमिक में के टाइम अच्छे साल देखे, लास्ट 1 साल फ्लैट टू नेगेटिव रहा है। अभी उनका थोड़ा सा आई वुड से कॉन्फिडेंस हिल रहा है विद रिगार्ड टू दैट वेदर इक्विटी में रहना चाहिए या फिर फिक्स डिपॉजिट में जाना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम एफडी रेट्स आर एट 7.5 to 8%, तो दैट क्वेश्चन आ रहा है। हैविंग सेड दैट, आई विल ओनली से वन थिंग विच हमेशा हम लोग इन्वेस्टर्स को बोलते हैं, इनफैक्ट ऑल एडवाइजर्स का यही होता है, एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। एंड एसेट एलोकेशन में डेट एंड इक्विटी का एक राइट मिक्स होना चाहिए एट डिफरेंट टाइम्स। इक्विटी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा विल बी गिविंग यू द नेगेटिव रिटर्न्स, एंड डेट ऑल्सो ऐसा नहीं होता है कि उसमें आपको सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखें जो डेट म्यूचुअल फंड्स का जो टैक्सेशन लेके जो बड़ा सरप्राइज था है, दिस इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ अ बिग सरप्राइज। एंड ऐसा आई वुड से कि मेक्स इट ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आपको एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्विटीज को लेकर क्या ये फिर कंटिन्यू रहेगा, खासतौर से इंडियन एक्विटीज में, कंसिडरिंग करंट इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, कंसिडरिंग जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है और जो एफआई सेलिंग हमने पिछले लगातार 6 महीने में देखी है, तो क्या अभी एक्विटीज अंडर परफॉर्म करेंगी इस पूरी एसेट क्लासेस में, इंडियन एक्विटीज? राइट। सी अभी मैं बोलूंगा कि अगर आप जितने भी इवेंट्स देखें लास्ट 6 months to 1 year में जो भी रहे हैं जो अपने इंडियन इक्विटीज को इम्पैक्ट किए हैं, फर्स्ट वाज योर इंटरेस्ट रेट अपसाइकिल बोथ इन द यूएस एंड इन इंडिया। सेकेंड वाज जो आपका इन्फ्लेशन रहा है विच वाज राइजिंग, एंड थर्ड वाज द यूक्रेन रशिया वॉर। अभी मैं बोलूंगा इन सब फैक्टर्स को लेके आज के दिन में अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे और 1 साल पहले के वैल्यूएशंस देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है। 1 साल पहले हम लोग जब आई वुड से कि जब हम लोग FY23 में एंटर किए थे उस टाइम पे आपका 1 year फॉरवर्ड मल्टीपल था रफली अराउंड 23 के आसपास। आज के दिन में अगर आप 1 year फॉरवर्ड मल्टीपल देखेंगे अराउंड 18 के आसपास है। नाउ दैट गिव्स मी कंफर्ट कि आज के दिन में अगर कोई भी इन्वेस्टर 3 साल 4 साल 5 साल के व्यू से एंटर करता है
डेफिनेटली वो महंगे मार्केट में एंटर नहीं कर रहे हैं, द वैल्यूएशंस आर मच अट्रैक्टिव कंपेयर टू वो क्या एक साल पहले था। हैविंग सेड दैट, अभी से मैं जो बोलूंगा अगले एक साल में, एंड इन्वेस्टर्स को मैं यही हमेशा बोल रहा हूँ लास्ट 3-4 महीने से, डोंट एक्सपेक्ट एनी बिग रिटर्न्स, बट अगर आपको हाई सिंगल डिजिट टू द लो डबल डिजिट अगर आपको रिटर्न मिले तो वो बहुत अच्छा होगा। बट यहाँ से मेरे को बड़ा डाउनसाइड नहीं दिखता है विद रिगार्ड टू द मार्केट। जो ग्लोबल फैक्टर्स है, इंटरेस्ट रेट साइकिल, इन्फ्लेशन साइकिल, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर एट द पीक टू सम एक्सटेंट। जैसे ही हमको दिखेगा कि इंटरेस्ट रेट साइकिल इन द यूएस इज मेकिंग अ रिवर्स, जो बहुत लाइकली है अगर हम देखें द वे यूएस बैंक्स हैव बीन इंपैक्टेड, तो मैं बोलूंगा कि इंटरेस्ट रेट साइकिल घूमने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड वैसे चांस में आई थिंक इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज आउट परफॉर्म करने का चांस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से वैल्यूएशन कंफर्ट है, इवेंट कोई मेजर इवेंट आज के दिन में नहीं दिख रहा है। एंड आई वुड से कि अर्निंग्स अप साइकिल भी होगा इन डिफरेंट सेक्टर्स, एंड दैट इज वेयर आई वुड से यहाँ से डाउनसाइड नहीं दिखता बहुत ज्यादा। अर्निंग्स अपसाइड की बात करते अनिरुद्ध, आफ्टरनून। हाय आफ्टरनून। आपका सबसे ज्यादा बायस किस सेक्टर पर रहेगा? कहां पर आपको वो दिख रहा है कि अर्निंग्स डिलीवर करने वाली है Q4 एंड ऑफ कोर्स Q1 ऑनवर्ड्स भी, अगले फिस्कल के लिए भी वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो सस्टेन करे अर्निंग्स ग्रोथ? आज के दिन में आई विल से कि जो सेक्टर्स आई एम वेरी ओवरवेट ऑन, वन इज इंडस्ट्रियल्स विच इंक्लूड्स आपका बोलूंगा इंडस्ट्रियल्स, एनर्जी एंड डिफेंस। ये एक बड़ा एरिया है जहां अगर आप देखें हमारे पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 30% के आसपास एक्सपोजर है, जो इंडेक्स के हिसाब से काफी ज्यादा है। सो ये एक बड़ा एरिया है जहां पे मैं बोलूंगा कि नॉट जस्ट द नेक्स्ट क्वार्टर बट अगले एक साल में भी आपको अर्निंग्स का दिखेगा विजिबिलिटी। नाउ मेन रीजन जो है इंडस्ट्रियल्स में बुलिश होने का या डिफेंस में बुलिश होने का इज द फैक्ट दैट वर्ल्ड के यूरोप में, यूएस में कहाँ पे क्या हो रहा है उसमें से इसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज ये जो पूरा एरिया है, वेदर वी टॉक अबाउट द डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल, डिफेंस बोले या एनर्जी बोले, ये सब का कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन आपका डोमेस्टिक में हो रहा है। एंड वहां पे दिख रहा है कि देयर इज, बिकॉज ऑफ इलेक्शन, जो एक साल बाद इलेक्शन है, गवर्नमेंट का जो इस बजट में भी अनाउंसमेंट हुआ है फॉर इंफ्रा पुश, ये सारे फैक्टर्स उसको सपोर्ट करेंगे विथ रिगार्ड टू द अर्निंग्स अपसाइड। तो ये एक बड़ा एरिया है जहां पे आई थिंक इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। दूसरा मैं बोलूंगा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, जो हमेशा इंडेक्स हैवी रहा है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट अभी आ गया है काफी सारा। लास्ट अगर 2-3 महीना देखे काफी सारे बैंक्स में करेक्शन हुआ है। एंड आज के दिन में मैं बोलूंगा कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स एक एरिया है जहां पे अगर इन्वेस्टर्स आर अंडर एलोकेटेड देन डेफिनेटली वो एक एरिया है जहां पे अगेन अर्निंग्स अपसाइड इज विजिबल। अच्छा अनिरुद्ध, सीमेंट पे आपका टेक क्या है? सीमेंट में कुछ सीरियस बाइंग नजर आ रही है और इस बार लीडर ने वाकई लीडरशिप ली है, दैट्स अल्ट्राटेक सीमेंट। और अगर मैं लास्ट 2 क्वार्टर से कंपेयर करूं तो इस बार इनकी इनपुट कॉस्ट और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें एक सब्सटेंशियल डिप है, स्पेशली लाइम जो स्टोन के प्राइसेस हैं वो। आपका टेक सीमेंट पे इस वक्त? सीमेंट आई विल से इज एन एक्सटेंशन ऑफ जो मेरा बुलिशनेस है ऑन इंडस्ट्रियल्स। सीमेंट उसी का एक एंसिलरी है जहां पे मैं बोलूंगा डेफिनेटली अपसाइड पोटेंशियल बहुत है। उसमें द गुड पार्ट इज दैट प्राइस हाइक अभी इमिनेंट हो गया है, फॉर द फैक्ट दैट अंबुजा जो एक बड़ा प्लेयर है, जस्ट बिफोर आई वुड से 4-5 महीने पहले उसमें कैपेक्स प्लान्स था, जहां पे उनका प्लान था कि अगले 3 साल 4 साल में दे वांट टू बिकम द बिगेस्ट सीमेंट प्लेयर इन द कंट्री, इसलिए कैपेक्स प्लान्स काफी थे। अभी मैं बोलूंगा नाउ बिकॉज ऑफ दैट न्यूज कंसर्न ये था कि हो सकता है बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई सीमेंट प्राइस हाइक नहीं होगा। अभी जो दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ द कैपेक्स प्लान्स बीइंग डिलेड और पोस्टपोन्ड, डेफिनेटली प्राइस इंप्रूविंग, जहां पे आज के दिन में प्राइसेस है सीमेंट के, यहाँ से डेफिनेटली दे विल इंक्रीज। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो पिकअप कर रहा है डेफिनेटली दैट विल बी कंड्यूसिव टू इट। एंड द गुड पार्ट ऑफ सीमेंट इज, सीमेंट ऐसा चीज है जो इंपोर्ट नहीं होता है, सीमेंट आपको जहां पे बनता है वहीं पे इस्तेमाल होता है। तो सीमेंट आई विल से इंक्रीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स along with constraint in the supply, ये दोनों फैक्टर मिला के डेफिनेटली सीमेंट एक ऐसा एरिया है जहां पे आई वुड से अर्निंग्स ग्रोथ डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अनिरुद्ध, एक जो मार्केट के लिए एक बड़ा फैक्टर रहा है पिछले 2-3 दिन में, वो है रिलायंस। आपका इस समय क्या व्यू है इस पर? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ा स्टॉक है, मार्केट को काफ़ी इम्पैक्ट करता है।
इनफैक्ट अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में भी वी हैव रिलायंस एंड इट्स नॉट कि हमको इंडेक्स हगिंग करना है, बट मेनली फॉर द फैक्ट दैट जैसे आपने बोला कि कंट्रीज बिगेस्ट कंपनी लुक्स वेरी अंडरवैल्यूड। अगर आज के दिन में आप मेरे को पूछेंगे, अगर उसके आप तीनों एंटिटीज को पकड़ ले, उसका जो O2C है, रिलायंस रिटेल है एंड टेलीकॉम है, तीनों एंटिटीज को अगर आप देख ले तो आई वुड से वैल्यू अनलॉकिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली कंसर्न रहा है कि द ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में इंपैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ ऑयल कमिंग डाउन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आई वुड से इसकी तीनों एंटिटीज को अगर हम देखें एंड सिर्फ ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन का एपिसोड ना देखकर तीनों एंटिटीज का हम लोग देखें कि अगले 1 साल में 1.5 साल में वैल्यू अनलॉकिंग का स्कोप है, आई वुड से रिस्क रिवॉर्ड वाइज बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन होना चाहिए। किसी भी पोर्टफोलियो में आज के दिन में रिलायंस होना चाहिए। टेकन ऑफ कोर्स दिग्गज काउंटर यहाँ से आगे अगर चलेगा तो अच्छी तेजी मार्केट भर में देखने को मिलेगी। मैं एक और सेक्टर पर आपकी राय लेना चाहूंगी अनिरुद्ध, स्पेशली ऑन द डिफेंस काउंटर्स। हमने देखा हाल फिलहाल में हैल हो, आपका BEL हो, कोची हो, सबके हाथ बहुत तगड़े ऑर्डर्स आते हुए दिखाई दिए हैं और प्राइमरीली वो जो इंडिजिनाइजेशन ऑफ द इंडियन डिफेंस है उसी का फ्लेवर है। लेकिन इन स्टॉक्स में पिछले 1.5 साल में बहुत तगड़े रिटर्न्स भी बने हैं। इन लेवल्स पर, इन वैल्यूएशंस पर आपकी राय क्या रहेगी? क्या अभी भी यहाँ पर कुछ है स्कोप और तेजी आने का? सी इक्विटी मार्केट जो अपना होता है बेसिकली वी स्टार्ट फैक्टरिंग इन ऑलमोस्ट 6 to 9 months पहले से, एंड आज के दिन में जो आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं ऑल दीज वर फैक्टर्ड इन 6-9 months पहले, जहां पे इन एंटिसिपेशन ऑफ बिग ऑर्डर्स पोस्ट बजट, इवन बिफोर द बजट काफी एंटिसिपेशन था। इसलिए अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट लास्ट 1 साल से डिफेंस स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म दिया है। लास्ट 4 to 6 months बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स हैं जहां पे परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन मच। तो इसमें क्या अच्छा चीज हुआ है कि वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन हैज हैपेंड। जो मैं बोलूंगा पहले अगर आप 6 months पहले पूछते काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स वैल्यूएशन अर्निंग्स और वैल्यूएशन में मिसमैच था बिकॉज ऑफ सम अमाउंट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस इन द लास्ट 4 months 5 months, वो वैल्यूएशन कैचअप हुआ है। तो आज के दिन में मैं बोलूंगा कोई भी इन्वेस्टर अगर शॉर्ट टर्म देख रहा है देन डिफेंस अवॉइड है, क्योंकि डिफेंस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्ले एंड शॉर्ट टर्म में जो उसका मल्टीपल एक्सपेंशन होना था वो हो गया है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, डेफिनेटली डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो पोर्टफोलियो का एक कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें गवर्नमेंट का प्लान है 50% ऑफ द डिफेंस प्रोक्योरमेंट हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड इंडिया के अंदर, एंड हमारा जो डिफेंस बजट है इट इज वन ऑफ द 3rd लार्जेस्ट डिफेंस बजट इन द वर्ल्ड। तो ये अगर आप दोनों मैच कर ले कि 3rd लार्जेस्ट डिफेंस बजट एंड 50% हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री, तो उसमें अगर आप स्कोप देखें इट इज एनॉर्मस, एंड विद इन दैट स्कोप जो प्लेयर्स हैं जो उसको एग्जीक्यूट करेंगे बहुत लिमिटेड है। यू हैव योर HAL, BDL, BEL जो मेजर आपके पब्लिक सेक्टर वाले हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर वाले आपके काफी सारे हैं जो, बट उनका साइज काफी छोटा है। सो डिफेंस डेफिनेटली एक स्पेस है जहां पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टर्स को रहना चाहिए, डोंट लुक फॉर द शॉर्ट टर्म स्पाइक। ओके अनिरुद्ध, जब आपने इस चर्चा को ज्वाइन किया उससे पहले हम लोग एक डेडिकेटेड डिस्कशन कर रहे थे ऑटो पे। अब बढ़ती EMIs के बीच में और अपने कॉस्ट प्रेशर के चलते इस मार्च में बहुत सारी कंपनियों ने निर्णय लिया कि हम अप्रैल में प्राइस हाइक करेंगे, डिफरेंट परसेंटेज अगर आप देखें रैक्स में। आपका टेक, आप ऑटो में इस डिप को जो कि स्पेशली M&M में आया है, जो कि स्टार परफॉर्मर था CY 22 का, उसको बाय करना चाहेंगे फिर आप, या फिर आप रुकना चाहेंगे 1-2 क्वार्टर्स, अब इन कंपनियों के मार्जिन्स को देखेंगे उसके बाद कोई कॉल लेंगे आप, या फिर अब इन राइजिंग एनवायरनमेंट में राइजिंग EMIs के बीच में डिमांड कैसी रहेगी उसको देखना चाहेंगे आप? सी ऑटोज एक ऐसा सेक्टर है जो हम लोग क्वाइट ओवरवेट है हमारे पोर्टफोलियो में, एंड हमारे पास डेफिनेटली वी हैव द बिग नेम्स ओवर देयर। तो ब्रॉडली विदाउट टेकिंग नेम्स अगर मैं बोलूं हमारा जो आउटलुक है आई वुड से ये जो पूरा सेक्टर है इन द शॉर्ट रन इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द ऑर्डर्स, बट अगर आप देखें कि जो फ्रेश ऑर्डर्स है वो एडअप नहीं हो रहे, बट उनका जो बैकलॉग है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो जो बैकलॉग ऑफ ऑर्डर्स है वो हमको विजिबिलिटी दे रहा है कि अगले 12 से 18 महीने तक ऑर्डर एग्जीक्यूशन अगर कंटिन्यूस रहे तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा विद रिगार्ड टू द रेवेन्यू। बट येस, मैं बोलूंगा कि जो न्यू इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स हैं वो काफी इम्पैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, एंड वो थोड़ा हमको भी कंसर्न है। इसलिए कितना वेट रखना चाहिए पोर्टफोलियो में दैट वी आर ऑल्सो इवैल्यूएटिंग। बट ऑटोज एक ऐसा चीज है कि अगर आप बुलिश है ऑन द कैपेक्स साइकिल, अगर आप बुलिश है ऑन द डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी, ऑटोज एंड द रियल एस्टेट, ये 2 चीज होते हैं जो बड़ा इंडिकेटर होता है ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी।
एंड अगर मैं एक साइड पे बुलिश हूँ कि इकोनॉमी विल डू वेल एंड दूसरे साइड पे आई एम सेइंग दैट ऑटोज विल नॉट डू वेल, तो थोड़ा सा वो आयरनी हो जाता है. तो आई विल से कि इन द शॉर्ट रन डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट के लिए फ्रेश ऑर्डर्स माइट गेट इम्पैक्टेड, बट यस अगर हमको इकोनॉमिक साइकिल खेलना है, वेदर द कमर्शियल व्हीकल साइकिल, पैसेंजर व्हीकल साइकिल, ऑटोज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. M&M आपने मेंशन किया, उसमें दूसरा इम्पैक्ट उसमें आया है बिकॉज ऑफ द मॉनसून, बिकॉज मॉनसून्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वीक एंड ट्रैक्टर विच इज अ डिसेंट पार्ट ऑफ M&M, उसमें आपको थोड़ा ऑर्डर इम्पैक्ट हो सकता है. तो इसलिए आई वुड से फॉर द शॉर्ट रन एनीवन ट्रैकिंग M&M कैन वेट एंड वॉच हाउ दिस क्वार्टर अनफोल्ड्स. एक सेकंड होल्ड करिए. मार्केट में एकदम से मिनी कोलैप्स वापस. निफ्टी अब फिर 17,000 के नीचे. बैंक निफ्टी जो 39,700 को दस्तक दे रहा था हर्षदा, अब 39,500 ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है. एक बज रहा बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे लेकर आइए और निफ्टी आईटी भी लेकर आइए. एक बज रहा निफ्टी आईटी में भी इस समय लोअर लेवल्स दिखाई देंगे आपको. और एक बार ये देखिए निफ्टी आईटी ने क्या वर्टिकल डिक्लाइन दिखाया आपको. एकदम से मेरी नज़र पड़ी थी TCS, HCL टेक, एकदम से अगर आप इन दोनों स्टॉक्स, इन्फोसिस, इनके इंट्राडे चार्ट्स देखेंगे तो लास्ट कुछ मिनटों में यहाँ पर अग्रेसिव सेलिंग हुई है, खासतौर से TCS में, और इसका क्लियर एक इम्पैक्ट विजिबल है. और एक बार मिड कैप इंडेक्स वापस लेकर आइए, फिर मिड कैप इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर और एडवांस डिक्लाइन फिर एक बार वो 1:4 की तरफ बढ़ रहा. थोड़ी रिकवरी हुई थी, 1:3 तक गया था मिड एडवांस डिक्लाइन, लेकिन अब 1:4 तक जा रहा है. अरे तो लास्ट सवाल मेरा आईटी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिबेट है कि क्या अब इस समय ये बाय हैं क्योंकि वैल्यूएशन करेक्ट हो चुकी काफ़ी हद तक, या अभी सेल हैं क्योंकि यूएस में काफ़ी अभी भी अनसर्टेनिटी है BFSI को लेकर. सी आईटी आई विल से कि इसको अगर देखें तो इसमें दो पार्ट है, एक है वैल्यूएशन, दूसरा है अर्निंग्स. वैल्यूएशन देखें तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है बिकॉज अगर मैं लास्ट 3 साल का वैल्यूएशन बैंड देखूं और आज के दिन में कहाँ पे मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स आर देयर वो देखूं तो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है. बट आई विल से कि वो अट्रैक्शन देखकर अभी ओवरवेट नहीं होना चाहिए. स्मॉल बाइट्स वी कैन टेक. अगर मैं देखूं आज के दिन में कुछ सिलेक्टिव बाइंग कर सकते हैं आईटी में, बट आई वुड से बीइंग अंडरवेट इन आईटी विल नॉट हार्म. मतलब अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, अगर आप अंडरवेट रहे आईटी में तो पोर्टफोलियो को नुकसान नहीं होगा, बिकॉज मेजर जो चीज होता है आईटी में वो है कि यूरोप एंड यूएस से क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं. अगर हम बोल रहे हैं कि यूएस इज गोइंग टू गेट इनटू अ रिसेशन, यूरोप में प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली जो ऑर्डर बुक है उसमें इशू आएगा. ऑलरेडी दिख रहा है लास्ट 1-2 क्वार्टर से जो डील विंस पहले हो रहे थे ड्यूरिंग पैंडेमिक, वो डील विंस का पेस काफी डिक्रीज हो गया है. मार्जिन्स में भी इम्पैक्ट आया है. सो आई विल से कि देयर इज नो रश टू गो इनटू आईटी इन अ बिग वे. ऑन अ बैड डे अगर आपको लगे कि कोई अच्छा स्टॉक काफी गिर गया है एंड आई एम अंडरवेट ऑन आईटी, तो स्मॉल एलोकेशंस कर सकते हैं, बट नॉट समथिंग जो आप बड़ा एलोकेशन कर सकते हैं आज के दिन में. चलिए जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये अपनी सारी राय रखने के लिए हमारे सामने, अच्छा लगा आपसे बात करके. मार्केट देखिए एक बार फिर, और वही मैं एक रिपीट करूंगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना. पूरा दिन स्पेंड करने के बाद निफ्टी 37 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर, और वो पूरी की पूरी रैली एकदम से लास्ट 3-4 मिनट में हर्षदा पंक्चर हो गई पूरी की पूरी. एक्चुअली पंक्चर इज द राइट वर्ड. अच्छा, इस बीच एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि अमेरिकी फ्यूचर्स की तरफ से क्या इशारा है. तो वहां पर ज्यादा कुछ बदला नहीं है. 100 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स पहले थे, अब भी 105 अंकों की बढ़त पर कर रहे हैं कारोबार, और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब करीब 12 पॉइंट ऊपर. अच्छा, डाउ फ्यूचर्स में तेजी क्योंकि वो SVB का जो एक्विजिशन हुआ है वहां से कुछ सपोर्ट मिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है. चलिए अब बात करते हैं कि भारतीय डीलिंग रूम्स में आज की वॉलेटिलिटी को कैसे ट्रीट किया जा रहा है. यतिन हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए. यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए. टफ मार्केट है, और वीकेंड पे मैं अनुज का एक ट्वीट देख रहा था, खेलो इंडिया खेलो वाला, के हर दिन कोई इंडेक्स की एक्सपायरी होती है और मार्केट सोमवार को छोड़ दिया. हाँ, धड़ाम से आखिर के आधे घंटे में वॉलेटिलिटी आती है. स्पेशली फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि आखिर के आधे घंटे में पिछले काफ़ी सारी एक्सपायरीज से आप देखते हैं एकदम सडन फॉल 3 बजे के बाद आता है. और पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि आखिर के आधे घंटे में मार्केट एकदम से आपको दिखा देगा अपने ट्रू कलर्स, और बिल्कुल ही आपको एक बास्केट सेलिंग आती हुई दिखाई देगी. तो बहुत ही कॉशियसली डीलर्स जो है अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को. इनफैक्ट काफ़ी सारे डीलिंग रूम्स तो एक्टिव भी नहीं है. बहरहाल 2 स्टॉक्स जो आज वो डिस्कस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है ऑरोबिंदो फार्मा. देखिए फार्मा स्टॉक्स ठीक ठाक कर रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का यहाँ एलोकेशन आ रहा है. थोड़ा वो आईटी से और दूसरे सेक्टर से पैसा निकाल के जो है सेक्टर चर्न का फायदा इस पर्टिकुलर सेक्टर को मिल रहा है. डीलर्स को ऑरोबिंदो में लगता है कि शायद यहाँ BTST की ट्रेड बनेगी.
10 से 20 रुपए का अपसाइड उनको लगता है कि एक दो ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक में आ सकती है। तो इन जनरल फार्मा स्टॉक्स पे बुलिश है वो, और स्पेसिफिकली औरोबिंदो को लेके वो कंस्ट्रक्टिव है। ओपन इंटरेस्ट नीचे है 5% से। एक्सपायरी वीक में ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट का डेटा कोई ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन ये क्लियरली बता रहा है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी फार्मा स्टॉक्स में आपको दिखाई पड़ रही है। आखिर में कोटक बैंक और CLSA के अपग्रेड नोट के बाद स्टॉक पे थोड़ी बहुत आज मोमेंटम दिख रही है। 52 वीक लो से ऑफ होके आज स्टॉक लगभग 14-15 रुपए की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि शायद पोजिशनली अप्रैल महीने में यहाँ 50 से 60 रुपए की अपसाइड बन सकती है। और इन जनरल बैंक्स में उनको एक प्रेफरेंस HDFC बैंक के बाद कोटक बैंक में दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ भी वो सिलेक्टिवली खरीदारी कर रहे हैं। शुक्रिया यतिन। इट्स बाय ऑन कोटक एंड बाय ऑन अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा में करंट मंथली कॉन्ट्रैक्ट में याद रखिएगा OI शायद इसलिए हुआ है क्योंकि रोल ओवर प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से कट के अगर आप देखें अगली सीरीज में नया लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। यतिन की जुबान भी लड़खड़ा रही थी बात करते करते। वो एक अनुज डायलॉग है ना बहुत अच्छा सा कि आखिरकार ये दुख कम क्यों नहीं होता। अच्छा अनुज, एक बार PVR स्क्रीन पे रखिएगा। मैं तो पहले ही भुगत चुका हूँ है। नीरज जी और आप जो हैं वो इस वीकेंड के भुक्तभोगी हैं। देखिए पठान। वीरू, मैं एक्चुअली जो वीकेंड पे मैं फ्राइडे को मैं दिल्ली गया था, वो जो मेरा हंसराज कॉलेज वाला ट्रिप है, तो उसमें अब वापसी में मैंने क्या किया था, मैंने डाउनलोड कर ली थी और मेरा मन था कि वापसी में उसको देख के जाऊंगा था, क्योंकि फ्लाइट में और क्या करने को है वहाँ पे वैसे ही, तो निपटा डाली मैंने। शुरू हुई, मुझे लगा कि यार थोड़ी तो इम्प्रूव होगी, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे कहते ना पठान देख के मुझे गुस्सा आया, और क्योंकि मुझे मैं क्योंकि इतना बड़ा फ़ैन हूँ शाहरुख खान का, मुझे दो चीज़ों पे गुस्सा आया। एक तो ये फिल्म बना किसने दी, कैसे बन गई, शाहरुख खान ने कर कैसे ली, और सबसे बड़ा इसने 500 करोड़ कमा लिए। मतलब 40 साल पहले वाली फिल्मों में इससे बेटर ग्राफिक्स और वो एक्शन सीन्स यूज़ होते हैं। आज के डेट में जब इंडिया इतना आगे बढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ एक्शन सीन्स एंड इन टर्म्स ऑफ विजुअल ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग, कोई स्टोरी का सिर पैर नहीं, कुछ नहीं। और बीच में सलमान खान को भी घुसा दिया, वो एंड में आके दोनों शाहरुख और सलमान आपस में एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना टांग नहीं खींच रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम ही महान हैं। मतलब पता नहीं, मुझे तो मैंने सिर्फ पहले के 20 मिनट देखे। मुझे तो बहुत बुरी लगी। मतलब वो मैंने लिखा था, मैंने ट्वीट किया था कि ये शाहरुख खान की सबसे खराब फिल्म है 3 से 5, जिसमें मैं गुड्डू, जमाना दीवाना, वो एक जमाना था जिसमें वो करते थे ऐसी फिल्में, उसमें शामिल है ये। मतलब और अनफॉर्चुनेटली उनकी सबसे बड़ी हिट, मतलब इससे बड़ी डायकॉटमी आयरनी क्या हो सकती है लाइफ में। उनकी जो सबसे अच्छी फिल्म थी ना, वो उनकी सबसे बड़ी फ्लॉप थी स्वदेश, और जो सबसे बेकार फिल्म है वो सबसे बड़ी हिट। एक मतलब ये लाइफ में क्या क्या हो सकता है ये बताता है आपको। अनएक्सपेक्टेशन। सबसे खुश नसीब हम में से हर्षदा ने देखी ना, मैंने 15 मिनट देखे। हर्षदा ने देखी, सरदार हो गया होगा 15 मिनट। हाँ, फिर मुझे लगा ठीक है, फिर बाद में देख सकती हूँ, बट मुझे लगा शाहरुख खान अच्छे लग रहे थे, तो मैं फुल स्टॉप वहीं पे हो गया। ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैंने पहला वाला गाना देख लिया बस। मैंने 1.5 घंटा देखी है अनुज, आप यकीन मानिए, लेकिन जब वो सलमान खान और वो शाहरुख खान के इकट्ठे वो ट्रेन वाला सीन आता है ना, उसके बाद मेरे हो गया, मैंने कहा नहीं है बॉस, बर्दाश्त से बाहर है, अब नहीं। अब नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कीमत चुका लो, लेकिन अब इससे ऊपर बर्दाश्त नहीं। चलिए, एक अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट मैंने OTT पर देखी, तो कम से कम वो सिनेमा हॉल पे पैसा खर्च करने का दुख तो नहीं है। लेकिन एक बार जरा मार्केट पर अब वापस आते हैं, और अब क्योंकि BTST ट्रेड्स लेते हैं वीरो, क्योंकि देखिए अब निफ्टी में पूरा, इनफैक्ट बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट रेड में आ गया था, साफ हो गया, और अब वापस ग्रीन में आया, लेकिन पूरी के पूरी जो रैली है वो साफ हुई। क्लियरली आपको एक बता रहा है कि किसी की हिम्मत नहीं है लॉन्ग पोजीशंस कैरी करने की इस मार्केट में, क्योंकि यू नेवर नो रात को क्या आ जाए US से। और वैसे भी मार्केट का टेक्सचर क्लियरली एक सेलोन रैली रहा है, और अगर अगेन 17,050 से जो 17,150 का जोन है जिसमें बेचने की एडवाइस दी गई थी, उसमें अगर आपने बेचा होता तो खैर अच्छा पैसा बना होता। लेकिन BTST कॉल से शुरू करते हैं। गाबा सर, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए BTST ट्रेड आपकी। वेल, BTST पर लगता है मुझे गोदरेज कंज्यूमर अप मूव ऑन है, बहुत बढ़िया बेस बना रहा है 4-5 दिनों से, ट्रेड कर रहा है 960 पर। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट करीब 980 के, स्टॉप होगा 952। गोदरेज कंज्यूमर छुपने की जगह, गोदरेज कंज्यूमर छुपने के लिए एक अच्छा ट्रेड, और ये एक ऑल टाइम फेवरेट उभर कर आ रहा है पिछले हफ्ते और इससे पहले से। दरअसल इस पर कई बारी कई जानकारों ने बाय कॉल दिया। आशीष भैती के भी टॉप ट्रेड्स में शामिल है। आशीष, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मैं भी थोड़ा डिफेंसिव के साथ ही जाना चाहूंगा। सन फार्मा काफी अच्छा लग रहा है,
जिस हिसाब से आज प्राइस एक्शन रहा है पूरे दिन भर सन फार्मा में, और फार्मा का एक पूरा टेलविंड सेक्टर का इसके साथ अवेलेबल है। 970 के स्टॉप लॉस के साथ एज ए BTST से खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 1020 2020 के टारगेट के लिए। ओके सन फार्मा, तो फार्मा में एक जेन्युइन बाइंग नजर आ रही है और आप सन फार्मा पिक कर रहे हैं। आशीष बहती जी, मानस आपके ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? तो बिकवाली करने का ही ट्रेड रहेगा और यूबीएल पे बिकवाली करने की राय रहेगी। यूबीएल ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। करंट लेवल्स पे यूबीएल के फ्यूचर में आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। 1431 के स्टॉप लॉस आपको लगाने हैं, फ्यूचर्स में बात कर रहा हूँ। तो 1415 चल रहा है, 1431 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और नीचे की तरफ 1385 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। मैं माफी चाहूंगा, आई थिंक मुझे लगा पहले कि आपने यूएसएल पे, सॉरी यूपीएल पे कॉल दी। इट्स यूनाइटेड ब्रेवरीज। ओके, 1413 पे ट्रेड करता हुआ ये कहाँ ट्रेड कर रहा है? यस इट्स अ टिपिकल फ्लैग, और वाकई यकीन मानिए एक फ्लैग का ब्रेकडाउन इस स्क्रीन पे, इन्वर्टेड फ्लैग का। अमित जी आपके ट्रेड कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग, नहीं ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए, ट्यूसडे मॉर्निंग जी। वीरेन जी एक सेल कॉल है इंडियन होटल में। इंडियन होटल ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन से अपना सपोर्ट तोड़ दिया, 100 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। काफी वीक स्ट्रक्चर हो गया है यहाँ पे, तो इंडियन होटल में सेल करिए। 306 का प्राइस है फ्यूचर्स में, टारगेट रहेंगे 298 के और स्टॉप लॉस रहेगा 310 रुपए का। आई डोंट नो वीरू, ये मिड वीक जो छुट्टी आ रही है उसका इफेक्ट है या यूबीएल का इफेक्ट था? लेकिन कल ट्यूसडे है और आज सिर्फ सोमवार हुआ है। नहीं ठीक है, तो इंडियन होटल्स आइदर वेज कोई बात नहीं, फिर भी ये एक छोटा हफ्ता है आज तक। हाँ वीरू, एक्चुअली छोटा हफ्ता है फिर भी। अप्रैल में बहुत सारी छुट्टियां हैं, तो वो प्लान करना चाहिए अच्छे से। और आप फिर डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। डायरेक्टर साहब प्लीज वीरू के ना स्क्रीन पर एक रेडी ये कैलेंडर भी लगा दीजिए, कौन सी छुट्टी है, कौन सा दिन है और किस दिन काम करना है। नहीं तो वीरू ऐसी मस्त रहेंगे। नहीं हर्षदा, आप यकीन मानिए आपको और मुझे इस महीने अप्रैल में बड़ा कठोर परिश्रम करना है। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा उसके लिए। मैं तो रेडी वीरू, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एब्सोल्युटली नो। बाकी छुट्टियां तो है ही, आई मीन 2 एक्सटेंडेड वीकेंड। अरे वीरू, पूरा साल है छुट्टी के लिए। हाँ है ना, अब तो हम सिर्फ मार्च ही खत्म कर रहे हैं, पूरा साल है। शिल्पा आपकी बारी, बताइए। यस जी हर्षिता जी, मेरा BTST रहेगा REC लिमिटेड में। जैसा आपने बोला एक छुपने की जगह, वो मुझे लगता है ये काफ़ी सेफ स्टॉक है। यहाँ पे आप 114 के स्टॉप लॉस से टूवर्ड्स 117 एंड 118 टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गिरते मार्केट में भी ये होल्ड कर रहा है एंड दिस क्लस्टर ऑफ 114 115 इसका अच्छा सपोर्ट बेस है। तो यहाँ पे ये होल्ड करता है तो आपको 118 ईजिली देखने को मिलेंगे। ओके, तो एक और छिपने की जगह गोदरेज कंज्यूमर के साथ REC, जिसमें ट्रेड तेजी की तरफ आप ले रही है। अच्छा, वैसे दो चीजें, एक बार निफ्टी बैंक लेकर आइएगा। निफ्टी बैंक अब नेगेटिव टेरिटरी में, क्या वो 39,600 700 की तरफ बढ़ रहा था, अब ये 39,400 को भी नहीं होल्ड कर पाया, तो वहां पर एक दिक्कत है। अचानक स्लाइड, अब 45 अंकों की गिरावट पर हम हैं। ICICI जिसने थोड़ा सा जोश दिखाया था, वहीं पर लोगों ने हवा निकाल दी है। अब 80 पॉइंट्स डाउन नीचे, एक्सिस भी 42 पॉइंट डाउन, फेडरल बैंक में भी दबाव आता हुआ और IDFC फर्स्ट में भी दबाव आता हुआ। अचानक ये ICICI बैंक में रिवर्सल क्या हो गया? अमित, कैसे पढ़ रहे हैं आप इस पर्टिकुलर मूव को? क्योंकि लग तो रहा था क्या बस आधे घंटे पहले कि बहुत तगड़ी तेजी आएगी। लेकर आइएगा प्लीज वो चार्ट ICICI बैंक का, उसमें बहुत अच्छा मूव आया और वहीं से नीचे खींचा इसको। जी हर्षदा मैम, अगर हम ICICI बैंक का स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 2 दिनों से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है। अगर लास्ट 2 कैंडल्स देखें तो हम उसे टेक्निकल्स में रिजेक्शन कैंडल कहते हैं कि ऊपर के लेवल पे जाते ही बिकवाली आ जाती है। आज के सत्र में भी हमने सेम देखा कि इसमें एक बेरिश पैटर्न बना है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 843 के आसपास आता है। इमीडिएट शॉर्ट नहीं जाऊंगा, कल के सत्र में इसे जरूर देखेंगे। अगर 840 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मुझे लगता है फिर स्टॉक दबाव में आएगा। एक बार इसको अवॉइड करते हैं, कल अगर 840 के लेवल्स इसमें ब्रेक करते हैं तो स्ट्रक्चर काफी बेरिश हो जाएगा वहां से। ओके, अब देखिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में बात करते हैं। आज जानते हैं दोनों इंडस्ट्रीज की एक चीज क्या है, एक सिमिलैरिटी है दोनों इंडस्ट्रीज में।
आज सुबह जब मॉर्निंग कॉल में हर्षदा और मैं आपसे बात कर रहे थे तो हमारी अप्रोच थी सेल एंड सेल ऑन राइस, और एक चीज़ मैंने कही थी कि वीकनेस इस कदर है कि इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, दैट 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इंडिसेस अभी इवन उसको भी छूने को और बाइसेक्ट करने को तैयार नहीं है। हर्षदा, एग्जैक्टली निफ्टी का आज इंटरडे हाई जो है दैट्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आज का जो उसका इंट्राडे हाई है वो एग्जैक्टली 10-day में है। शुक्रवार को भी 10-day में था और गुरुवार को भी ओपनिंग ट्रेजेक्टरी 10-day में थी, लेकिन कोलैप्स 20-day में से हुआ था। सो इंडिसेस ने आज अपने फिर से, और ये जिसे कहते हैं ना वीकनेस का एक्यूट स्ट्रेंथ होता है, ये इंडिकेटर होता है आप जब शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को भी ट्रेड नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। और याद रखिएगा पोस्ट 9 मार्च अभी तक हमारा क्लोज एक बार भी निफ्टी पर इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10-day के ऊपर नहीं आया है। और बैंक निफ्टी का फिर अगर आप देखें तो एक कोलैप्स हुआ और आप 10-day के नीचे क्लोज हो रहे हैं। जो सुबह हमारा बात क्या थी, टिल द टाइम वी डोंट वॉलेट या फिर बाइसेक्ट 17,117 दैट 10-day में, तब तक बाजार कोलैप्स होगा। और बैंक निफ्टी का फर्स्ट लेवल था 10-day में जो कि मेंशन था, इट वाज 39606 एंड 39770। वो दोनों लेवल्स बाइसेक्ट नहीं हुए, 10-day में कोलैप्स हुआ। अब एक काम करते हैं, हल्की सी ब्रेथ लेकर डायरेक्टर साहब, जब मार्केट कोलैप्स हुआ अपने 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जरा एक बार, मुझे याद है सुबह, एक सेकेंड, अच्छा इसमें है नहीं, सुबह 75 एडवांसेस थे, लॉन्ग्स थे, इंक्लूडिंग शॉर्ट कवरिंग। नाउ इट्स हार्डली, अगर आप देखें 68 में शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन लॉन्ग्स ओनली इन 28। इन्फो एज, डालमिया भारत, ग्रासिम, सीमेंट में बाइंग विजिबल है, एलकेएम फार्मा स्पेस से और जेके सीमेंट है। शॉर्ट कवरिंग बायोकॉन, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, एचयूएल ने आज अपने एचएल माफ कीजिएगा एक स्ट्रॉन्ग बेस से एक एवरेज से पुल बैक दिया। एंड सेम इज द केस विद मेट्रोपोलिस जिसमें करीब 2.25% की स्ट्रेंथ थी। यहाँ पे आज शॉर्ट कवर हुआ क्लोजर टू एक्सपायरी। और आइए अब जरा नेक्स्ट स्लाइड पे पेन पॉइंट क्या है, एंड दैट्स आई थिंक शॉर्ट बिल्डअप। आईडीएफसी, अशोक लेन, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आप देखें आज पेन रहा, मतलब पेन पूरे ऑटो में था। चोला, यूबीएल जिस पर भी एक सेल कॉल ली, आईओसी यहाँ पे करीब 1.5% नीचे था, आईएक्स पेन में था, लॉन्ग अनवाइंडिंग, आईआरसीटीसी लॉन्ग अनवाइंडिंग, टोरेंट पावर लॉन्ग अनवाइंडिंग, वोडाफोन लॉन्ग अनवाइंडिंग और टाटा पावर। इनफैक्ट टाटा पावर, देखिए इंडस्ट्रीज की बात हो गई, टाटा पावर को लेकर ये आशीष बहती जी 12 बजे मेरा आपसे डिस्कशन हुआ था, डेडिकेट डिस्कशन टाटा पावर पे। ये एक मल्टी मंथ फ्लैग ब्रेकडाउन है और आपका व्यू अब इस पे जिस प्रकार की लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, इट्स 186, मेरे ख्याल से आपने उस वक्त 177 का टारगेट दिया था, क्या इस शॉट को कैरी करें? जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब के शॉट्स बने टाटा पावर में और जो आज वॉल्यूम के साथ शॉट्स हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि अभी 177 तक के लेवल्स आता हुआ देखने मिल सकता है। इनके पास भी शॉर्ट्स जरूर बने रहे, 190 का एक जो स्टॉप लॉस लगा है, मुझे लगता है कि अब इसमें जो ट्रैजेक्टरी खुली है 177 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 77 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे टाटा पावर में। टाटा पावर, आईएक्स, टोरेंट पावर, ये पूरा जो पावर वाला पैक है उसमें ऐसे लगा है कि शॉक लगा है, अचानक बहुत क्लियरली स्लाइड देखने को मिला और बहुत शार्प कट से आईएक्स 6% नीचे ट्रेड में। तो जो हमने सपने देखे थे 17,100 के करीब आज की क्लोजिंग आएगी, वो पूरी तरह से फेल हो गया है। 16,957 के आसपास आपको आज का दिन जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा फ्राइडे का जो क्लोज था वो लगभग 16,945 था, तो उसी के करीब के आसपास तक का क्लोज आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके नीचे जाएंगे तो मामला शायद और बिगड़ता हुआ दिखाई दे। जाते जाते जो सेल साइड की पोजीशंस एग्रीवेट हुई हैं, एक आईआरसीटीसी पर एक बिकवाली का कॉल आया था एफएनओ सुपरस्टार में, जो मानस ने दिया, करीब 3% नीचे अच्छा गहरा क्रैक देखा गया है 580 के लेवल्स पर इस समय, तो वहां पर करेक्शन बढ़ता हुआ। जीएनएफसी, मन्नपुरम, ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जहां पर बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ तेजी की पोजीशंस कैरी की जा रही हैं, बारिंग ऑफ कोर्स आपके फार्मा स्टॉक्स जिसमें टोरेंट एल्केम जैसे काउंटर्स हैं, सिप्ला जैसा स्टॉक है। आईसीआईसीआई में कुछ अटेम्प्ट किया है लोगों ने तेजी करना, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में, लेकिन प्राइस एक्शन ज्यादा नहीं है। अच्छा, इन्फो एज एक बार स्क्रीन पे लेकर आइएगा, 2% ऊपर। अमित, इन्फो एज को से क्या क्यों मिल रहा है? 12% का ओआई एडिशन, 2% की तेजी, क्या किया जाए इसमें? जी श्वेता मैम,
जी, ओवरऑल तो ट्रेंड इसका नेगेटिव था, लेकिन ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि इन्फो एज एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 3500 के लगभग इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था जो स्टॉक ने काफी कंसोलिडेट करके निकाला है। ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसमें मोमेंटम अगर किसी ने लॉन्ग लिया हुआ तो बने रहे। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 3530 रुपए का, और जो हम इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम देख रहे हैं वो स्टॉक को लगभग 3625 से लेके 3650 तक लेके जा सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए 3625-50 तक के लेवल्स, प्रोवाइडेड वो लेवल ऊपर का क्रॉस हो जहाँ पर थोड़ा सा रुक सकता है काउंटर। शिल्पा, आप लोगों ने क्या किया आज? तेजी की पोजीशंस जाते जाते अपने ब्रोकरेज में भी क्लाइंट से वाइंड अप कराई है क्या? जी डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो द हायर लेवल जैसे बैंक निफ्टी में 39,700 आज हम लोगों का एक टाइट स्टॉप लॉस था, उसके ऊपर सस्टेन किया नहीं, तो वी आर होपिंग कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको टूवर्ड्स 39,000 भी देखने को मिलेंगे। लाइकवाइज निफ्टी बट अगर आप देखेंगे तो 16,950, 16,900 एक अच्छा सपोर्ट बेस है। सो यहाँ पे एक छोटा डाउनसाइड ऑन इमीडिएट बेसिस तो दिखता ही है, तो इसके लिए वी आर नॉट सजेस्टिंग टू गो लॉन्ग्स ऑन एब्सोल्यूट बेसिस। ओके, तो ये फिलहाल तेजी का ट्रेड लेने का बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन मानस, क्या शॉर्ट इंडेक्स में कैरी करना ठीक होगा या कल सुबह में देखते हैं? जी नहीं, बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। देखिए, पहले भी मेरा व्यू बेयरिश था और अभी भी मेरा समझना है कि आज के पुल बैक पे जिस तरह का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 16,850 निफ्टी पे बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और वैसे ही बैंक निफ्टी की बात करिए तो शायद 39,000 वापस विजिट कर सकता है बैंक निफ्टी भी। तो अगर किसी के पास शॉर्ट पोजीशन है तो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है। तो कैरी किया जा सकता है वो शॉर्ट साइड का ट्रेड। निफ्टी बैंक में स्पेशली आप देखिए निफ्टी बैंक कहाँ क्लोज हो रहा है, 39,340 के लेवल्स पर। आज 39,695 डे हाई था, तो लगभग दिन की ऊंचाई से हम 300 क्लोजर टू 400 पॉइंट का करेक्शन दिखा चुके हैं। और ये मार्केट क्लियरली आपको वो तेजी का ट्रेड कैरी करने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा है। गाबा साहब, जाते जाते कोई ऐसा स्टॉक जहां पर आपको लग रहा है अगर तेजी की हो पोजीशन काट लें? आपने लार्जली तो फार्मा काउंटर्स पर ही राय तेजी की दी थी, गोदरेज कंज्यूमर भी था, कैरी करेंगे या फिर आज के आज निपटा लिया जाए ये सौदा? पर गोदरेज कंज्यूमर मेरे ख्याल से कैरी कर सकते हैं। मैंने एक सुबह कॉल दिया था एक डालमिया भारत, वो अब भी तेजी में है, मेरे ख्याल से वो भी कैरी कर सकते हैं। वो 1900 का टारगेट था, अब भी बरकरार है। इतना है कि सिर्फ स्टॉप लॉस बढ़ा दीजिए 1860 का। कुछ गिने चुने स्टॉक अब भी तेजी में है। लार्जरली देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही वीक है, लेकिन कुछ स्टॉक्स सेफ हैं, वो कैरी करनी चाहिए। चलिए, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दो चीज मार्क कर देता हूं आपकी स्क्रीन पे। वर्स्ट डे अगेन फॉर आई थिंक बैंक्स, और बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ, और बैंक निफ्टी अगर 39,330 पे क्लोज हो रहा है तो याद रखिएगा ये पोस्ट आई थिंक 15th ऑफ मार्च ये वर्स्ट क्लोज होगा। और आज की बॉडी अगर आप देखें जिस जोन में जिस क्लस्टर में बन रही है वो अच्छी नहीं है। दोनों इंडेक्सेस का जो हाई है वो एग्जैक्टली द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बेस्ट डे फॉर फार्मा, बेस्ट डे। और उसमें से भी अगर आप देखें स्टॉक्स लाइक ऑरविंदो फार्मा, जिन्होंने बहुत क्रिटिकल एवरेजेस को आज एक लंबे समय अंतराल के बाद वॉलेट किया, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फार्मा में पूरी अगर आप देखें अच्छी खासी बाइंग थी। कोलैप्स एक बार पूरा का पूरा फिर से पावर स्पेस हुआ, IEX हो गया, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो टोरेंट पावर हो, और IRCTC में याद रखिएगा बहुत सारे स्टॉक्स में आज एक फ्लैग का ब्रेकडाउन था जिसमें शामिल था आपका कहीं ना कहीं टाटा पावर, IRCTC में एक फ्लैग का ब्रेकडाउन। और याद रखिएगा IRCTC 2 अगस्त 2022 के बाद अब तक के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर में जाकर क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। और जहां तक ICICI बैंक का सवाल है, ICICI बैंक का क्लोज आ रहा है एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। एक मूव था, स्विंग आया ड्यूरिंग द डे आई थिंक स्पेशली क्लोजर टू 2, बट वो कोलैप्स हुआ, क्लोज एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चलते हैं हर्षदा के पास इस बड़ी वॉल पे इस क्लोजिंग को समझने के लिए। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। लोअर एंड पर ही दरअसल आज मार्केट का क्लोज। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी बाजारों में आज अच्छी तेजी का दिन साबित हो सकता है, क्योंकि अब डाउ फ्यूचर्स 134.2 पर है और नैस्डैक फ्यूचर्स में 30 अंकों तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो रुझान वहां पर खरीदारी का, ऑल कर्टेसी SVB बैंक को जो एक्वायर करने की खबर आई। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए आज कमजोर सत्र, ऊपरी लेवल से अच्छी खासी तेजी गिरावट देखने को मिली है। स्पेशली निफ्टी बैंक जो 39,695 के लेवल्स दिखा रहा था, वहां से 400 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला है।
निफ्टी आईटी एकदम फ्लैट करीब 10 पॉइंट के ऊपर। साथ ही साथ निफ्टी की चाल आप देखेंगे तो एकदम फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर हम 17,000 के ऊपर टिके थे, समय बिताया, लेकिन वहाँ पर क्लोज नहीं आपको देखने को मिलेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए आप देखेंगे गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ था तो मार्केट संभला थोड़ा बहुत, वरना आज स्थिति और बिगड़ती हुई दिखाई देती। 1.5% क्लोजिंग पर, वैसे स्टॉक इंट्राडे में 2% ऊपर था। इसके अलावा ग्रासिम जैसे ट्रेड्स जमते हुए दिखाई दिए हैं। बैंकों में हाउएवर एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक में लास्ट 10 मिनटों में जो स्लाइस देखने को मिला, गिरावट आई 1% वो स्टॉक्स में नॉक आता हुआ दिखाई दिया। इन्होंने निफ्टी बैंक की हालत बिगाड़ी, वरना कोटक एसबीआई का सहारा था, साथ था, वो तेजी की तरफ इंडेक्स को खींच रहे थे। कोटक 0.5% क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है और एसबीआई करीब 0.72% की गेंस पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। हीट मैप लेकर आते हैं, वहां पर ज्यादा तस्वीर साफ होगी कि किसने साथ दिया और किसने यहाँ पर मार्केट में बिकवाली का प्रेशर डाला है। हीट मैप लेकर आइएगा प्लीज, उसमें स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक्स देखने होंगे। आज डिफेंसिव का दिन और आज हमने देखा है आपकी फार्मा कंपनियां, सिप्ला 1.5% ऊपर, डीवीज में तेजी, सनफार्मा में तेजी, डॉक्टर रेड्डीज में तेजी देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल 0.5% ऊपर था। एफएमसीजी काउंटर्स में एचयूएल, ब्रिटानिया में थोड़ा सा गेन, आईटीसी में कुछ गेन्स देखने को मिले। ग्रासिम ऑफ कोर्स एक आउट परफॉर्मर। टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस में जाते जाते तेजी आई, लेकिन टीसीएस थोड़े से दबाव में आता दिख रहा था। एचसीएल टेक हल्का सा नेगेटिव हो रहा था, इसीलिए हमने देखा बहुत ही फ्लैट क्लोज दरअसल निफ्टी आईटी की तरफ से। पेन पॉइंट क्या है? पावर कंपनियां, पावर ग्रिड आज कमजोर क्लोज दिखा रहा है और पावर कंपनियों में टाटा पावर, आपका आईएक्स, ये सारे स्टॉक्स भी टूटे। बजाज ट्विंस की तरफ से ज्यादा कुछ सहारा नहीं। अदानी पोर्ट में कमजोरी देखने को मिली और ऑटो कंपनियों में चाहे वो बजाज ऑटो हो या फिर आपका एमएनएम हो, टाटा मोटर्स हो, इन सब में 1% तक का नुकसान देखने को मिला है। तो क्लियरली आज का दिन वॉलेटाइल जरूर था और कमजोर था। मार्च सीरीज की एक्सपायरी इसी हफ्ते होगी और हम देख रहे हैं पेन है शुरुआत के हफ्ते, शुरुआती दिन से ही इस पर्टिकुलर हफ्ते के। सीधा सौदा में नीरज और यतिन के बीच का जो मुकाबला रहा, उसके रिटर्न्स कैसे बने, किन स्टॉक्स पर आज सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो यतिन ने तेजी में क्रॉम्पटन पकड़ा, आपका गोदरेज कंज्यूमर पकड़ा, फिनिक्स मिल पकड़ा, लुपिन पकड़ा, सब में हमने देखा अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। तो स्टॉक स्पेसिफिक्स काम कर रहे हैं। शॉर्ट साइड पर आईओसी नीचे 2%, एसबीआई कार्ड 1% नीचे, बीपीसीएल नियरली 0.35% नीचे और शेवियट पे हमने देखा 0.5% तक की गेंस, ये नीरज के आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। फाइनली हम क्लोज दिखा रहे हैं जो आ रहा है इंडेक्स का 16,985 के लेवल्स पर, 40 पॉइंट ही ऊपर और निफ्टी बैंक सिर्फ 36 पॉइंट ऊपर। मिड कैप में आज प्रेशर ज़्यादा, 140 अंकों की गिरावट पर हम जाकर टिके हैं। 1:4 का रेशियो क्लोजिंग पर। चलिए हर्षदा, 3 दिन महत्वपूर्ण थे और एक्सपायरी माइनस सेकेंड डे कल उस पर होगी बात, मंगलवार, और याद रखिएगा गुरुवार को छुट्टी है तो एक्सपायरी इस बात वेडनेसडे को होनी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल कुछ अच्छा हो, पर अच्छा आज भी हुआ। अगर आप शॉर्ट ट्रेड पे थे तो अच्छा आज भी हुआ। स्विंग्स अच्छे हैं, फार्मा में लॉन्ग साइड पे और बैंक्स में शॉर्ट साइड पे। कल आपसे मॉर्निंग कॉल में फिर हर्षदा, मेरी और नीरज जी की होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.